एवं पारितंत्र पार्ट 2। कल हमारा पार्ट 1 हो गया था, आज हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है, आपका नाम भी ले लेते हैं, ठीक है, काजल। ठीक है, ऐसे नाम लेता रहा तो कल हमने कुछ बेसिक सवाल और उनके जवाब खोज लिए थे बच्चा, और हम आ गए थे पढ़ते पढ़ते इकोसिस्टम पे। याद है आपको हमने कल क्या पढ़ा? इकोलॉजी के अंदर, इकोलॉजी में हमने संगठन के स्तर देखे थे, हमने संगठन स्तर। और अगर याद हो, मैंने आपको एक कोड दिया है, IPC-E2B। आई का मतलब था कल इंडिविजुअल, तब हिंदी में बताया मैंने, है ना। पी का मतलब था पॉपुलेशन, जिसे हम जनसंख्या कहा था हमने। सी का मतलब था कम्युनिटी, कम्युनिटी। और आज हम करने वाले हैं इको सिस्टम। क्या है इको सिस्टम? पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, ये आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चल। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे आपको डीपीपी तो मिलेगी, टेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस आपको मिलती ही है। उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा, देखो, कि कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए। तो आप उससे परेशान मत होना। हो सकता है बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं कराई, क्योंकि वो यूपीएससी कभी पूछेगा नहीं। लेकिन आप हो सकता है स्टेट सर्विस का कोई एग्जाम दो या कोई और एग्जाम दो, तो वो चीजें आपको उसमें काम आ जाएगी। तो आप जो नोट्स बना रहे हो, बस उसमें एक दो फैक्ट अगर आपको डीपीपी के अंदर नया मिले, तो आप उसको अपडेट करते चलना बच्चा, उससे परेशान बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो हम आ गए हैं इकोसिस्टम के ऊपर। तो मैं फटाफट आपको इकोसिस्टम पे ले आता हूँ। ये रहा हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमने क्या बोला था बच्चा? कल हमने इको डीपीपी के अंदर रोजाना 5 ही तो क्वेश्चन मिल रहे। इकोसिस्टम में हमने क्या देखा था? जैव, अजैव, है ना। और जैव में भी क्या थे? डिफरेंट डिफरेंट जीवी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। सपोज करो एक एक्स जीव है, एक वाई जीव होगा, ओके, और इनका पर्यावरण भी होगा, ओके। यानी कि पर्यावरण से मतलब इनके भौतिक या अजैव घटक, ओके। तो ये एक्स जीव इस वाई जीव के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये वाई वाला इस एक्स के साथ क्या काम कर रहा है, उसके साथ ये अपने एनवायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये एनवायरमेंट इसको कैसे इंपैक्ट डाल रहा है, ये एनवायरमेंट को कैसे प्रभावित कर रहा है, और ये पर्यावरण पे कैसे इंपैक्ट कर रहा है। अगर हम इस पूरे अंतरक्रिया को, है ना, इस पूरी बच्चा अंतरक्रिया को अगर हम समझे, अंतरक्रिया, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र। तो ये हम क्या करेंगे? जैव मंडल की एक इकाई है, जिसमें विभिन्न जीवों के आपसी संबंध, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण के साथ उनकी अंतरक्रिया का हम अध्ययन करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है। अच्छा, बच्चे कह रहे सर कल के पेज में बहुत सारे नोट्स थे, आपने जितना पढ़ाया उतना दिया करो। अच्छा भाई, मेरा आइडिया पता है क्या होता है? मैं एक बार आपको जो पूरा टॉपिक कराना है, समझो बच्चे, इसको टेक्निकली समझ लो थोड़ा, आपको मेरे साथ मेरे आइडिया तो समझो एक बार। मैंने, आपके कुछ डाउट्स भी हो, ये आपकी सहूलियत के लिए आ रहा है। इसी दो क्लासेस का टॉपिक आपको एक साथ ही दे दूंगा मैं, कंटेंट। हाँ, आप, तो ये इकोसिस्टम है, तो हम इकोसिस्टम को समझेंगे आज। तो इस इकोसिस्टम में ये जीव कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जीव भी कितने टाइप के हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो इकोसिस्टम के हम ये जो बोल रहे हैं अजैव घटक है, इनका क्या इंपैक्ट है, ये क्या इंपैक्ट है और कितना महत्वपूर्ण है, ये सब हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो कहता है, तो इकोसिस्टम क्या है? जैव मंडल की एक यूनिट है, हम एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, IPCE2B में यहाँ पे आती है ये। और यहाँ हम क्या देखते हैं? जैव, बहुत सारे जैविक जो कंपोनेंट है, घटक है और अजैविक घटक है, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जैविक समुदायों को, बायोटिक कंपोनेंट को और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों को ही हमने शामिल किया है बच्चा, ओके। और वो आपस में कैसे क्रिया करते हैं और पदार्थ और ऊर्जा का कैसे एक्सचेंज करते हैं। पदार्थ और ऊर्जा का एक्सचेंज ये क्या होता है? सपोज करो बच्चा, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? बरसात का मौसम चल रहा है, भिंडी आ रही होगी, भिंडी आ रही है, तो भिंडी को आप खा रहे हो, मनुष्य खा रहा है, तो क्या हुआ है? भिंडी खाने से आपको क्या, आपने किसी पदार्थ का कंज्यूम किया, आपके पास क्या एनर्जी नहीं आई यहाँ पे, इसके थ्रू आपके पास एनर्जी नहीं आई, तो एनर्जी आप तक भी ट्रांसफर हुई, आपका पेट भरा। हाँ, किसी को कुछ और पसंद है भाई, तोरई पसंद है, तोरई पसंद है, वो लिख लो, लौकी लिख लो, जो भी लिख लो। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पदार्थों का भी क्या होता है, विनिमय होता है और ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। समझ में आई ये बात? चले, हाँ, आपको जो भी पसंद हो वो सब्जी लिख लेना, जो तुमको हो पसंद वही सब्जी लिख लेना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है इसमें। तो हमने जब कल हमने देखा था कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर केवल लिविंग थिंग्स थी, समुदाय के अंदर केवल जीवित जो जीव है उन्हीं को ही हमने शामिल किया था। लेकिन इकोसिस्टम में हम जैव के साथ साथ अजैव को भी शामिल करते हैं। आप ये सोचोगे सर ये अजैव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अजैव की कहानी मैं आपको बताता हूँ। अजैव को समझते बच्चे, यहीं पे समझते हैं। हमने क्या बोला? कल हमने देखा था अजैव, अजैव पदार्थ देखे थे। अजैव पदार्थ में आपने क्या क्या देखा था? आपने मृदा को देखा था या नहीं? आपने वायुमंडल की बात की थी अजैव पदार्थ में, आपने जल की बात की थी आपने या नहीं की थी? आपने अग्नि की बात की थी, ओके, आपने अधः स्तर की बात की थी, अधः स्तर, जैव स्तर, ये सारी बातें की थी, ओके। तो हमने कहा ये अजैव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, वैसे तो हमें लगता है हम जीवित जीव है और आप नीचे भगवान है ना, हम जीव है और इंसान अपने आप को सोचता है मैं सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं और ये पृथ्वी सिर्फ मेरी है। ऐसा भाव आ जाता है। और किसी भी प्रजाति, जंगल में शेर को ये भाव होता है ये पूरा जंगल मेरा है, जिसको चाहूं उसको मार लूंगा। लेकिन चाहे वो शेर हो जंगल का या वो इंसान, वो एक बात भूल गया कि हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, इन अजैव पदार्थ के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और हमारा अस्तित्व इन्हीं सारे अजैव पदार्थों की वजह से क्या हुआ है? संभव हुआ है। भाई आपके पास भूमि नहीं है, कहां रहोगे? आसमान में उड़ोगे क्या? आपके पास अच्छी मृदा नहीं है, फूड कहां से आएगा?
सॉइल अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो उत्पादन कैसे होगा, पेड़ पौधे कैसे उगेंगे। उसके बाद अगर वायुमंडल बहुत ज्यादा प्रदूषित है तो कैसे कोई उसमें जिएगा उतने प्रदूषित वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर। बहुत सारी विषैली गैस आ गई, इधर एक सांस ली गहरी, है ना, गहरी रामदेव बाबा वाली गहरी सांस लो, पता नहीं कौन सी सांस गई, ऊपर निकल लो, ऐसा हो जाएगा ना। ओके। फिर जैसे हमने कहा जल, जल भी क्या है बच्चा, स्वच्छ जल, ताजा जल होता है और खारा जल होता है, फ्रेश वाटर और जिसको आप सॉल्ट वाटर बोलते हो, वो भी तो जरूरी है। आर यू गेटिंग। उसके बाद अग्नि, ये भी एक आवश्यक तत्व है बहुत सारे जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के लिए। उसके बाद हमने कहा कोई भी जो जीव है वो कहीं तो, कोई भी जीव है कहीं ना कहीं तो वो सर्वाइव करेगा ना। जैसे भी बरसात है, आपकी दीवारों पे क्या लग गया होगा, बरसात में कहीं ना कहीं ज्यादा जहां पे बरसात हुई होगी दीवार में नमी आ गई होगी, नमी की वजह से उसमें फंगस आ गई होगी, छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा ना, तो वो अधः स्तर है बच्चा, वॉल है। सपोज करो कोई लकड़ी पड़ी है, लकड़ी के ऊपर फंगस लग गई या कुछ भी लग गया, तो वो भी क्या है, वो जो ट्री का जो छाल है वो भी अपने आप में किसका काम कर रही है बच्चा, अधः स्तर का काम कर रही है। जो आपकी जहां पे भी रह रहे जो भी चट्टाने हैं वो आपकी क्या है, रॉक्स है। तो अजैव के बारे में ये बोला जाता है बच्चा कि अजैव जो घटक होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, ये सारे मिलकर तय करते हैं कि जैव संभव होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, पोलर रीजन देख लो, ध्रुवीय क्षेत्र देखो, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र में जहां पे टेम्परेचर माइनस के 67 डिग्री सेल्सियस है, क्या इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का नाम है एक्स और एक क्षेत्र है वाई जिसको आप बोलते हो गंगा का मैदान। क्या जिस तरह के जीव गंगा के मैदान में है, क्या सेम माइनस के 67 डिग्री सेल्सियस पे आपको उतने सारे जीव मिलेंगे? आप बोलोगे सर नहीं। किसने तय किया? वायुमंडल ने। टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। तो वो यही बोला जाता है कि अजैव किसी भी पारितंत्र के अंदर जैव का निर्धारण करते हैं। और कई बार तो क्या होता है, ये सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, ये सारे रोल प्ले करते हैं, लेकिन कई बार इनमें से कोई एकल, कोई सिंगल फैक्टर, कोई सिंगल कारक इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि वो सबको डोमिनेट कर लेता है। आ रही बात समझ में? जैसे पोलरिज्म में क्या है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां का सिंगल डोमिनेंट फैक्टर क्या बन गया, तापमान बन गया। बोलो क्लियर है? तो अजैव याद रखना, किसी भी इकोसिस्टम में कोई जीव कहां रह रहा है, कितने अच्छे से रह रहा है, कितने अच्छे से मस्ती से जी रहा है, वो रो रहा है या वो हंस रहा है, उसका हंसना, उसका रोना, उसका तकड़ा होना, उसका पकड़िया होना, तकड़िया मतलब पतला होना, वो सब अजैव कारक निर्धारित कर, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब बात बताओ बच्चा, अजैव को कभी हल्के में मत लेना। आप भी तो पढ़ते हैं ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही है वो। इनके बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं था। तो जो आपके एंशिएंट लिटरेचर में जो बातें, प्राचीन साहित्य में है ना, जो बातें लिखी गई है, तो बेसिकली जब वो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश की बात कर रहे हैं तो वो इकोसिस्टम की बातें कर रहे हैं। अब उस टाइम पे आज से 2000 साल पहले आपको इकोसिस्टम समझाते, बैठो 400 बच्चे यहाँ पे है ना, आपको समझाएंगे इकोसिस्टम, बोले कौन सा, और ये सिस्टम शब्द क्या है, क्योंकि उस टाइम पे तो इकोसिस्टम शब्द ही नहीं था। समझ गए? 1935 में कांस ले, और ये लिटरेचर में लिखा गया 1500-2000 साल पहले। अरे कौन सा सिस्टम, ये सब भाषा कौन सी बोल रहे हैं, सिस्टम तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। ओके, ये बहुत सारी शब्दावलियां तो अभी जुड़ी है ना पिछले 100-150-200 सालों के अंदर। तो अजीव के बिना, अजैव के बिना जैव का अस्तित्व संभव नहीं है, इस बात को समझ लेना। ओके, हटा के देख लो, वरना आज आज सारी समस्या क्या है, आप कहते हो मृदा क्षरण हो रहा है, मृदा क्षरण को रोक लो, वरना क्या हो जाएगा, जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज आप क्या बोल रहे हो, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो, भैया प्लीज करके क्लाइमेट चेंज को रोक लो। आज आपका जल निकाय प्रदूषित हो रहा है, यूपीएससी भी लगातार पिछले 4 सालों से मुख्य परीक्षा में कंसर्न पैदा कर रहा है कि भूमिगत जल संसाधन घट रहे हैं, सतही जल संसाधन घट रहे हैं, मानसून का वर्षा घट रही है, इससे समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो अगेन आइडिया क्लियर है? तो अजैव इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसलिए ध्यान रखना, अजैव को हल्के में नहीं लेना। चलो, तो इसने कहा क्या है बच्चा, भौतिक पर्यावरण भी इसके अंदर शामिल है। तो भौतिक पर्यावरण के अंदर अब ये कहता है, सुन लो वही सारी बातें, अगर अगर ये कहता है इस इकोसिस्टम का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है, क्षतिग्रस्त समझ गए, क्षतिग्रस्त होता है, तो इसका इंपैक्ट बाकी सब पे पड़ेगा। इकोसिस्टम के अंदर क्या है बच्चा, जैव भी है प्लस अजैव भी है। कहते जैव और अजैव में से अगर कुछ भी गायब होता है, तो अजैव में से आपने मृदा खराब हो गई निकाल दिया, तो क्या हो गया, इंपैक्ट पड़ेगा। आपने जैव में से, मैं कहूं किसी भी घास पारिस्थितिकी तंत्र में से आपने हिरणों को उड़ा दिया, पूरा घास जो आपका पारितंत्र है पूरा कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि घास पारितंत्र के अंदर हिरण क्या है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला कुछ नहीं, आने वाली क्लासेस में बता दूंगा, एक जीव दूसरे पर निर्भर है। जैसे आप किस पे निर्भर, मैंने बोला था ना, भिंडी उगी ना, भिंडी को आपने खा लिया तो भिंडी पे आप क्या हो, आप निर्भर होगे, आप शाकाहारी हो। तो कोई भी एक उसको आप हटाते हो, तब आपको लगता है कि उसका इंपैक्ट आएगा इस पे, पारितंत्र पे, वो पूरा कोलैप्स भी हो सकता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा, अगर इस पृथ्वी से सारी मक्खियां खत्म हो जाए, मधुमक्खियां खत्म हो जाए, तो 7 दिन में पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। सुना है ना आपने कि भाई अगर इस पृथ्वी पर से मक्खियां समाप्त हो जाए, मक्खी समझते हो ना, मक्खी, हाँ हाँ, वो चाय में गिर जाती है, वही वाली मक्खी, अगर वो समाप्त हो जाए तो ऐसा आपने कहीं बचपन में पढ़ा होगा, 7 दिन में 15 दिन में पूरी पृथ्वी वो हो जाएगी। तो क्या है, कह रहे इकोसिस्टम में अगर जैव घटक में से या अजैव घटक में से कुछ बदलाव होता है और एक हिस्सा खराब होता है, तो उसका इंपैक्ट पूरे इकोसिस्टम पे पड़ेगा, क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, कारकों का आपस में अंतरक्रिया कैसे हो रही है। हाँ, तो इसका कहते हैं अगर कुछ भी, तो इसका प्रभाव बाकी सब चीजों पर पड़ सकता है। और इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं। इकोसिस्टम स्थल पे भी हो सकता है, यानी कि जमीन के ऊपर भी हो सकता है, इकोसिस्टम जल पर भी हो सकता है। तो हम ये सारे इकोसिस्टम को बड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ते हुए चलेंगे। बायोलॉजी में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है।
कोई बात नहीं, नहीं सुना तो मैंने बोल दिया है ना, मैंने बोल दिया, हो जाता है ऐसे। अगर आप सपोज करो, आपको इतना क्यों लगता है इकोसिस्टम, भैया टाइगर को लेकर इतना टेंशन क्यों है भाई? अरे भैया ये टाइगर को लेकर इसलिए क्यों टेंशन है, लायन को लेकर इतना टेंशन क्यों है, चीता को लेकर इतना टेंशन क्यों है, बोलो लेपर्ड को लेकर इतना टेंशन क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ये इकोसिस्टम के अंदर एक महत्वपूर्ण जीव है। अगर लायन, टाइगर, हिरण को, भेड़ को, बकरियों को और बहुत सारे जीवों को नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या कर देंगे, पूरे इकोसिस्टम के सामने खतरा पैदा कर देंगे। तो जब आपको लगता है ना कि आप कोई वीडियो देखते हो ना, ये टाइगर जा रहा है, ये हिरण का शिकार कर रहा है, अरे बेचारे हिरण को मार दिया, प्रकृति ने ये संतुलन बनाया है, अगर वो हिरण को मार के नहीं खाएगा तो हिरण इतने हो जाएंगे पूरे जंगल को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, चलो, तो यही बातें कर रहा है। तो कह रहा है अब इसके अजैव घटक देख लो। अजैव घटक हम वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, अजैव अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक जिनके अंदर कार्बन नहीं होता, और ये गैर जीवित होते हैं। गैर जीवित मतलब लिविंग नहीं है, जैसे आपकी मिट्टी हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसी बहुत सारी गैसें होगी, बहुत सारी भौतिक प्रक्रियाएं भी इसके अंदर हमने शामिल कर ली, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, जंगल की आग, है ना, जलवायु, मौसम, सब कुछ आ गया अजैव घटकों के अंदर। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए बता दीजिए, बताया तो था बच्चा, कितनी बार तो बता दिया नोट्स मेकिंग, आज फिर बता दूंगा लास्ट में, है ना, लास्ट तक रुके रहना, लास्ट की 10 मिनट रुके रहना, 2-4 दिन। फिर अब इसने यही बोला कि अबायोटिक फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि यही तय करेंगे कि कोई जीव इकोसिस्टम में कहां मिलेगा, कितने अच्छे से मिलेगा, वो ठंडा मिलेगा, वो कमजोर मिलेगा, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उसकी पॉपुलेशन कम होगी, ये सब का सब कौन डिसाइड करते हैं, अजैव कारक ही डिसाइड करते हैं कि एक जीव कहां रहेगा, कितनी अच्छी तरीके से मौजूद है। और इसका मतलब क्या हो गया, अब एक चीज बताओ, हम क्यों बोलते हैं हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कंसेप्ट क्यों है, क्यों हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम क्यों राष्ट्रीय उद्यानों का कंसेप्ट लेके आए, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बताओ हम क्यों बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व के कंसेप्ट क्यों आए बच्चा? ये सब क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, डोंट वरी, अच्छे से बताऊंगा। जैव मंडल रिजर्व क्या होते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, इस धरती पे बहुत सारे और भी जीव है जिनका अपना प्राकृतिक आवास है, और वो भी इंसान को पता है, इंसान इतना लालची किस्म का प्राणी है, इंसान अगर उसका बस चले और इंसान को ये पता चल जाए कि खत्म कर दो सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, खत्म कर दो सारे बायोस्फीयर रिजर्व को, और खत्म कर दो नेशनल पार्क्स को, और इनको खत्म करने से इंसान की लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आने वाले 10 सालों में देखना क्या हालत हो जाएगी। वो इंसान को पता चल गया कि अगर हमने ये नेशनल पार्क नहीं बचाए, हमने ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बचाए, हमने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं बचाए, तो हमारा अस्तित्व खुद खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं हालांकि ये कारक जितने भी है एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते रहते हैं, जैव अजैव, लेकिन कई बार एक सिंगल फैक्टर भी डोमिनेंट हो सकता है, जैसे मैंने आपको ध्रुवीय क्षेत्र में बताया कि टेम्परेचर सिंगल सबसे बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है कि वहां जीव है या नहीं है। चल, फिर ये कहते हैं इसके अंदर क्या आती है, समझो बच्चा, एक एक करके समझते हैं। पहला है एनर्जी, अजैव घटक के अंदर एनर्जी। देखो पृथ्वी पर एनर्जी का प्राइमरी स्रोत है बच्चा सूर्य प्रकाश। क्या है, सूर्य प्रकाश, जिसे आप क्या बोलते हो, सनलाइट बोलते हो। प्राइमरी स्रोत यही है एनर्जी का, सनलाइट पृथ्वी पर आती है, पेड़ पौधे क्या उसका इस्तेमाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, सूर्य प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर उनके पास क्लोरोफिल है, आप जानते हो, वो स्कूल में आपने फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन पढ़ा है, जो फिर उससे केमिकल रिएक्शन होती है, उससे कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन रिलीज होता है, पढ़ा है ना स्कूल में, ये 7वीं में आ जाता है बच्चा फोटोसिंथेसिस। तो ये सूर्य प्रकाश से संभव है कि जितने भी आपके प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो भी आपके पूरे इकोसिस्टम में फूड बना के दे रहे हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, अपने घर में ही देख लो, आपके घर में फूड कौन बना रहा है, मम्मा या हमारी फैमिली के अंदर जो भी है, आपने किसी खाना बनाने वाले को रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत। तो सन पहला एक इंपॉर्टेंट अजैव घटक है, ये नाम सारे याद रखने बच्चा। इसके बिना अगर सन नहीं होगा, अगर सूर्य नहीं होगा, तो पृथ्वी पर क्या नहीं होगा बच्चा, सूर्य प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ना आप होंगे ना मैं होगा। अच्छा, जब प्रकाश संश्लेषण या खाद्यान्न उत्पादन की, फूड प्रोडक्शन की बात होती है बच्चा, है ना, जब ये उत्पादक होते हैं ना, यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन, जैसे पेड़ पौधे, वृक्ष आदि हो गए, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ओके, शैवाल भी होते हैं। तो दो तरीके से खाना उत्पादित होता है हमारे इकोसिस्टम में। मतलब जो एनर्जी आती है ना, उत्पादकों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हम इस पे बात कर रहे हैं, एनर्जी, यही एनर्जी की बात करें कहाँ से आती है, दो तरह की है बच्चा। एक तो ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की वजह से बनता है फूड। दूसरा होता है बच्चा रासायनिक संश्लेषण, रासायनिक संश्लेषण, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। ध्यान से रखना बच्चा, जैसे बहुत सारे जीव क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश से ऊर्जा मिली इनको, ऊर्जा कहाँ से मिली, सूर्य से, ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य। यहाँ पे जो ऊर्जा का स्रोत कौन है, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अपना भोजन बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ हो रहा है ऐसा, ठीक है, सन अबायोटिक है, अजैविक है बच्चा। सूरज के आपने क्या देखा है, सूरज के हाथ पैर देखे, है ना, सूरज के हाथ पैर देखे, सूरज आपने सोता हुआ देखा है, हाँ, तो अजैव कारक में से है ना। या मुस्कुराता हुआ देखा है, सूरज ने कभी आपका हालचाल पूछा है, और प्रिया क्या हालचाल है, नहीं ना, हाँ अजैव के अंदर है फिर। तो कीमोसिंथेसिस में आपको बताता है, जैसे समुद्र में है बच्चा, समुद्र है, ये आपका मान के चलो प्रशांत महासागर है, शांत महासागर है, पता है ना, 5 महासागर है, और ये सागर का सतह है, समुद्र
तल है ये, जिसको आप सी लेवल बोलते हैं, और इसकी सपोज करो औसत गहराई है 4500 मीटर, इसकी एवरेज डेप्थ है। और आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा जब आपने ओशनोग्राफी पढ़ा होगा, फोटिक जोन है ना, अफोटिक जोन, इस तरह से पढ़ा होगा। फिर अफोटिक जोन को हम यूफोटिक जोन ऐसे और डिस्फोटिक जोन में हमने डिवाइड किया था। तो हम क्या देख रहे थे कि सूरज का जो प्रकाश है वो 200 मीटर के बाद तो सनलाइट समुद्र में प्रवेश नहीं करती, 200 मीटर की गहराई तक ही सनलाइट आ रही है, और यह गहराई भी अलग अलग मौसम में चेंज होती रहती है। तो जो यहाँ पे बहुत सारे जीव मिल रहे हैं, यहाँ जो 1500 मीटर की गहराई पे बहुत सारे, उतने नहीं मिल रहे जितने यहाँ पे मिल रहे, लेकिन यहाँ पे भी 1500 मीटर की गहराई पे बहुत सारे जीव है। इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो ये क्या कर रहे हैं बच्चा? केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ऊपर वाले ने इनके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है बच्चा? इनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से फिर ये क्या कर लेते हैं? अपने फूड का प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, वॉइस का इश्यू यार कितने बच्चों को है? नहीं है यार, मैंने कल मेरी क्लास सुनी थी बच्चा, आप जो बच्चे वॉइस वॉइस बोल रहे थे ना, मैंने कल मेरी क्लास सुनी है। वॉइस का इशू मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मतलब मेरे फोन की वॉल्यूम 40% थी, और 40% की वॉल्यूम में भी बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। इज देयर एनी वॉइस इशू? मुझे बताओ, साफ साफ बताओ, एनी वॉइस का इशू है या नहीं है? सही है ना, वॉइस ठीक है बच्चा। आपका हो सकता है फोन पुराना हो गया, ईयरफोन में आवाज आनी बंद हो गई हो। क्लियर है? हाँ क्लियर है बच्चा, मैंने मैंने देखा था। सेकंड इसने बोला बच्चा वर्षा, देखो वर्षा से मतलब क्या है? जल। आपको पता है बहुत सारे केमिकल जो रिएक्शन होनी होती है, बहुत सारी रासायनिक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होनी होती है, केमिकल रिएक्शंस बच्चा, उन केमिकल रिएक्शंस के लिए वर्षा और तापमान दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चा? जल चाहिए होता है, और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये अबायोटिक फैक्टर के रूप में काफी इंपॉर्टेंट हो गया जल। वर्षा, वर्षा से वैसे भी तात्पर्य हमारा स्वच्छ जल से भी है, और जल का एक दूसरा रोल भी मैंने बताया। जल क्या करता है? इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए फाउंडेशन देता है। ओके फिर क्या कहता है? टेम्परेचर। अब आप एक चीज बताओ, क्या सब जीव इक्वल टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं? अगर मैं कहूं पोलर बियर को है ना, ध्रुवीय भालू को मैं लेके आ जाता हूं, ध्रुवीय भालू को कहां लेके आ जाता हूं? पोलर बियर जो बिल्कुल ठंड में रहता है, उसको मैं लेके आ जाता हूं कांगो में, कांगो में लेके आ जाता हूं अफ्रीका के अंदर। कांगो कहां है? अफ्रीका में। क्या वो जिंदा रह पाएगा बच्चा? क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? और अगर मैं ये काम एक काम कहूं, दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कहूं शेर को, जो कहां मिलता है? घास स्थलों में ज्यादा रहना पसंद करता है, और शेर को लेके मैं चला जाऊं पोलर एरिया में, ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन में, तो क्या शेर वहां सर्वाइव कर पाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है। और जैसे आपने सुना होगा समुद्र के अंदर भी जो बहुत सारे जीव होते हैं, उनको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है। आपने प्रवाल का नाम सुना होगा, प्रवाल भित्ति, एक सर्टेन टेम्परेचर में ही वो सर्वाइव कर सकती है, काफी सेंसिटिव होती है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज। एक टेक्निकल टर्म है बच्चा, TTR। पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं फिर हिंदी में लिखूंगा। टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज, तापीय सहन सीमा। तो हर जीव की इकोसिस्टम के अंदर एक TTR होता है बच्चा, टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज। इन्हीं जीवों की ये टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज क्या होती है बच्चा? कुछ जीवों की ज्यादा होती है, और कुछ जीवों की टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज क्या होती है? कम होती है। उदाहरण, इसका एग्जांपल समझो। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है इंसान। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन है? इंसान है बच्चा। जैसे इंसान में मैं क्या कहूं, आप जब सर्दी आती हो तो आप 0 डिग्री सेल्सियस भी सहन कर लेते हो, और जब आप गर्मी आती है तो आप 45 डिग्री सेल्सियस भी सहन कर लेते हो। तो इंसान क्या, अगर मैं कुछ कुछ इंसान तो 50 डिग्री भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इजिली 0 से लेकर 45 तक काम चल जाता है। थोड़ा बहुत कपड़ा पहन लोगे, इधर अपने आप को डायरेक्ट हीट से बचा लोगे तो जी जाओगे। तो इंसान की अगर मैं टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज देखूं, आप देखोगे 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा अगर टेम्परेचर में ये देखो उतार चढ़ाव हो रहा है तो वो जी लेता है, कोई तकलीफ नहीं है उसे उसके साथ। लेकिन अगर मैं कहूं प्रवाल भित्ति को लेके आ जाओ, प्रवाल भित्ति को लेके आ जाओ, समुद्र के अंदर मिलती है बच्चा, समुद्री पारितंत्र में मिलती है प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां क्या है? आप ये कहेगी मैं तो भैया 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहूंगी। इसका टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज क्या है? 9 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उतार चढ़ाव होता है तो जी लेगी। लेकिन प्रवाल को कहे कि प्रवाल तेरे को 0 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रहना होगा और तेरे को 45 में भी, बोलेगी मैं नहीं जाती, मैं नहीं रहती, इससे अच्छा तो ये भगवान मुझे उठा ले। तो वो यही है, तापमान एक इंपॉर्टेंट क्या है? फैक्टर है जीवों के उस इकोसिस्टम में, वो कितना बेहतर तरीके से अनुकूलन किए हुए है, ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बताओ चले। फिर क्या कहता है? वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर मैंने आपको बता दिया बहुत सारी गैसेज है। वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है? ओके, वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी ग्रीन हाउस गैसेज की क्या कंडीशन है? जल वाष्प की क्या स्थिति है? ये डिसाइड करेगी क्या कहानी बनेगी। फिर उसके बाद कहता है जीव विकास स्तर। वो जीव कहीं ना कहीं तो सर्वाइव कर रहा होगा, जैसे आप और मैं जमीन पे रह रहे हैं ना, और आपने बहुत सारे छोटे जीव देखे होंगे वो वृक्षों पे रह रहे हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बरसात में अगर आपके घर की किसी दीवार में सीलन आ गई होगी और आपने उसको अच्छे से नहीं देखा होगा, तो 10-15 दिन बाद वहां हरा हरा कुछ नजर आने लगा होगा आपको, कुछ काला काला हरा हरा। तो बेसिकली क्या है? वो फंगीज डेवलप हो रही है आपकी, है ना, या कुछ और ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो ग्रो कर रहे हैं। तो ये अध्यय स्तर है उनके लिए, है ना। वो जीव उस पर क्या हो रहा है? जीवों का विकास स्तर है, यानी कि वो एक बेस के रूप में काम कर रहा है। तो वो बेस कुछ भी हो सकता है बच्चा, वो बेस कुछ भी हो सकता है। वो चट्टान हो सकती है, कोई भी हार्ड रॉक हो सकती है, वो कोई मिट्टी हो सकती है, वो कोई दीवार हो सकती है, वो कहीं भी ग्रो कर सकता है। ओके,
फिर कहता है अक्षांश और तुंगता, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पर्यावरण को निर्धारित करते हैं। मैं समझाता हूं कैसे अक्षांश और तुंगता की कहानी क्या है। देखो बच्चा, भूगोल में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ये 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, ये 90 डिग्री साउथ है आपका, है क्या? यहाँ बीच में कहीं आएगा आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांश आ जाएगा, है ना? 30 डिग्री नॉर्थ आ गया, यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ आ गया, यहाँ पे 30 डिग्री साउथ आ गया, 60 डिग्री साउथ आ गया। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है। हाँ, तुंगता बता रहा हूँ बच्चा, है ना, लिख लेते हैं। अक्षांश, अक्षांश को बोलते हैं हम लैटिट्यूड एवं तुंगता। मैंने बोला था देखो हिंदी के शुद्ध हिंदी भी खतरनाक हो सकती है, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ओके, अब ये देखो, अब विषुवत रेखा पे तापमान क्या है? अगर मैं तापमान की बात करूं, तापमान की बात करूं तो विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर तापमान क्या है बच्चा? ये घटता जाता है। ओके, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात हो, तापमान घटता है। यहाँ 20-25-30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 0 के आसपास है। तो यानी कि वो किस अक्षांश पे है, उस अक्षांश पे होने से उसकी जलवायु तय होगी और अलग अलग जलवायुवीय दशाओं में अलग अलग जीव पैदा होंगे। बात आई समझ में? तो अक्षांश क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसको डिसाइड करता है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु पे प्रभाव रखता है। और जलवायु से निर्धारित होती है बच्चा क्या? जीवन रूप। विशेषकर अगर मैं कहूं जीव जगत, एनाकोंडा आपको इस क्षेत्र में मिलेगा। अगर मैं कहूं एनाकोंडा, नाम सुना होगा ना एनाकोंडा, एनाकोंडा आपको यहां मिलेगा। यहां आप एनाकोंडा ढूंढोगे, यहां पे आपको एनाकोंडा नहीं मिलेगा। वो बड़ा सांप एनाकोंडा पे आपने देखी होगी ना, इतना बड़ा सांप। तो क्या है यहां यस, यहां नो। तो वो कहता है पारितंत्र के अंदर जीव कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसा उसका इंटरेक्शन होगा, ये तय होगा उसके अक्षांश से भी। ठीक है, और सेकंड हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब वो जमीन से किस ऊंचाई पे है। ये माउंटेन हो गया बच्चा, ये आपका सी लेवल हो गया, यहां पे आ गया सी लेवल, ये सी लेवल है, आधार तल है। ये आप माउंटेन पे हो, यहां पे ये पूरी हाइट है आपकी सी लेवल से, अगर इसकी आप हाइट देखो 6000 मीटर की ऊंचाई पर। तो आप जानते हो कि जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते हो, वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते हो तो क्या परिवर्तन आते हैं बताओ? आप आधार तल से जब वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते हो तो क्या परिवर्तन आते हैं? भाई आप पृथ्वी पे हो, ये अर्थ की सरफेस पे हो, और आप यहां से ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहे हो, तो मंडल की ओर, समताप मंडल की ओर, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। तो आप देखोगे नीचे से ऊपर की ओर परिवर्तन आने लगता है। क्या? गैसों का घनत्व क्या होगा? ये परिवर्तित होने लगता है, होता है नहीं? तापमान तो मंडल की अगर बात करें क्या होता है? सामान्य ताप पतन दर से कम होने लगता है। सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है बच्चा? आप आधार तल से, अगर आप यहां धरातल से, अगर आप 1000, यहां आपका टेम्परेचर है 26.5 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई पे हो, आप 1000 मीटर की ऊंचाई पे हो, तो यहां पे आपका टेम्परेचर कितना रह जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना मिलेगा यहाँ पे? 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 26 डिग्री टेम्परेचर हो गया, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। ये क्या है? एल्टीट्यूड। आप कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो ऊंचाई की ओर जाओगे, पहली बात क्या है? टेम्परेचर कम होने लगता है, क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चा यहाँ पे क्या है? गैसों का घनत्व में उसमें अंतर आने लगता है। यहां ज्यादा गैसेज है धरातल के नजदीक, क्योंकि धरातल के नजदीक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभावी है। कल वाली क्लास तो यूट्यूब पे भी हुई थी ज्योग्राफी की, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ सी लेवल पे अगर आप देखो, ऑक्सीजन है हमारी 20 पॉइंट कितनी थी, 8% है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। और अगर हम 30,000 फीट की ऊंचाई पे है, 30,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो वही ऑक्सीजन कितनी रह जाती है बच्चा? 6.9% रह जाती है। तो ऊंचाई के साथ साथ क्या है? गैस और उनका एटमॉस्फेयर में उनकी जो सांद्रता है, मात्रा है, कम होती जाती है। तो ये तुंगता है। तुंगता मतलब आप आधार तल से कितना ऊंचाई पे हो। तुंगता का मतलब क्या है? किस ऊंचाई पे हो, किस ऊंचाई पर हो, अगर मैं आम भाषा में बोलूं आपको। आ गया? आगे बात समझ में? किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं बच्चा, और जीवन आपका क्षोभ मंडल में ही है। लाइफ का 99.99% जो आपका लाइफ फॉर्म है पृथ्वी का, क्षोभ मंडल में ही है। ओके, हाँ आप बोलो नहीं सर जी, समताप मंडल में तो बढ़ने लगता है। हाँ बढ़ता है ना, किसने मना किया? वो तो फिर आयन मंडल, ताप मंडल में भी बढ़ता है, बहिर्मंडल में भी बढ़ता है। लाइफ कहाँ है वहां? नहीं, तुंगता का मतलब देशांतर नहीं है बच्चा। तुंगता मतलब आप धरातल से किस ऊंचाई पे हो। और आप जो देशांतर बोल रहे हो, देशांतर इज डिफरेंट। देशांतर तो ये है, नॉर्थ से साउथ जो लाइन खींची जा रही है, ये देशांतर है आपके, इनको देशांतर बोलते हैं बच्चा, इनको हम देशांतर बोलते हैं। कितना बेसिक है ये तो ज्योग्राफी का। ये देशांतर लिखा है, ये वाली लाइन क्या है? ये है देशांतर। चलो, तो समझ में आ गया ये सारा चीजें, हम एक एक करके वही सारी यहाँ पे लिखी हुई है। ऊर्जा का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। रोल ऑफ एनर्जी क्या है, रोल ऑफ आपका रेनफॉल क्या है, मैंने बोला ज्यादातर आपकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उनमें जल आपको हेल्प करता है। जल बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ टेम्परेचर, हमने बोला हर जीव की एक ताप को सहन करने की एक निश्चित सीमा होती है, जिसको मैंने आपको बताया टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज होती है एक। उसके बाद हमने वायुमंडल को देखा, वातावरण में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है, और जैसे ऑक्सीजन है हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, नाइट्रोजन है जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो उत्पादक है उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके। जीव का विकास स्तर और अध्यय स्तर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिया। आपकी मिट्टी, गाद है, कोई बजरी है, कोई चट्टान है, पेड़ की कोई छाल है, आपके घर की दीवार है, ये सब के सब क्या है बच्चा, एग्जांपल है। तो आप वो कहाँ रह रहा है। उसके बाद हमने सामग्री भी देख ली, बहुत सारी मटेरियल भी होते हैं। मटेरियल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिसमें कार्बन का कंटेंट होता है, और आपके जितने भी जीव होते हैं, जीव सबके अंदर कार्बन होता है बच्चा। तो वे जीवित प्राणी, चाहे पौधे हो, जानवर हो, सूक्ष्म जीव हो, आप हो, मैं हूं, सब है ना, इनमें सब में क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। ठीक है, लकड़ी हो गई, पत्ते हो गए, फल हो गया, चमड़ा हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये जरूरी होते हैं इकोसिस्टम को। और फिर एक होता है अकार्बनिक पदार्थ, जिनके अंदर कार्बन नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग है, जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब के सब आपके अकार्बनिक पदार्थ हो गए। फिर अक्षांश और तुंगता, इन दोनों की इंग्लिश मैंने आपको बता दी बच्चा। दिस इज लैटिट्यूड, और तुंगता को हम बोलते हैं, जिसको आम भाषा में आप बोलते हैं ऊंचाई, लेकिन यूपीएससी कभी ऊंचाई लिख के नहीं देगा, याद रखना। यूपीएससी कभी भी ऊंचाई नहीं लिखेगा, वो ऊंचाई है ही नहीं बच्चा। उसके लिए एक शब्द है, धरातल से आप कहां पे हो, किस हाइट पे हो, उसके लिए जो तकनीकी शब्द है दैट इज तुंगता। तुंगता, और इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, एल्टीट्यूड। याद रखना इस चीज को। आप सोचो सर जी यूपीएससी ने तो ऊंचाई नहीं लिखा, वरना तो हम समझ जाते। हमें समझना होगा, हमें अपनी शब्दावली को बड़ा बनाना होगा, हमें कुछ टेक्निकल शब्द सीखने होंगे भाषा को लेकर और शब्दावली को लेकर। मेरा आप लोगों को सजेशन है बच्चा, सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, देखो अगर आप हिंदी लिख रहे हो, आपने हिंदी मीडियम चूज किया है, तो शब्द हिंदी वाले होने चाहिए, आपके आम बोलचाल के शब्द नहीं। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी वहां जाके क्या ना आम बोलचाल के शब्द नहीं लिखता। हर विषय की एक शब्दावली होती है, जिसको आप ग्लोसरी बोलते हो। जैसे भूगोल की अपनी शब्दावलियां है, पर्यावरण की अपनी शब्दावलियां है, इकोनॉमी की अपनी शब्दावलियां है, आपको वो सारी की सारी शब्दावलियां सीखनी पड़ेगी। आप जिस भाषा को, आम भाषा को बोल रहे हो, सुन रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, आप सोचो मैं सेम जाके इसको मैं यूपीएससी एग्जाम हॉल में जाके लिखाऊंगा या लिखाऊंगी और यूपीएससी मेरे को झोलिया भर भर के नंबर देगा, ये कभी भी नहीं होगा। आपको हर विषय की औपचारिक भाषा को सीखना होगा, ये काम करना होगा। अदरवाइज मैं आपको पता है क्या बताता हूं, जैसे एक बार आप यूपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन रहे डीपी अग्रवाल साहब, एक बार मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और ये जो सीसेट वगैरह है सब डीपी अग्रवाल साहब के टाइम पे आया। ये जो नया पैटर्न आया ना, अभी आप जिस पैटर्न पे आज तैयारी कर रहे हो कि प्रारंभिक परीक्षा में एक जीएस का पेपर होगा, एक सीसेट का होगा, मुख्य परीक्षा में फिर 4 जीएस के पेपर होंगे, एक ऑप्शनल का होगा, ये सब डीपी अग्रवाल साहब जब यूपीएससी के चेयरमैन थे उसी टाइम के ये सारे के सारे परिवर्तन है। डीपी अग्रवाल साहब से बोला सर हिंदी माध्यम ये रिजल्ट घटता क्यों जा रहा है। उन्होंने बोला देखो पहली बात तो मैं आपको साफ साफ कर दूं, यूपीएससी में किसी माध्यम से हमें किसी भी तरह का कोई बैर नहीं है ना। हमारा बात सिर्फ हिंदी माध्यम की और अंग्रेजी माध्यम की नहीं है, और भी बहुत सारे मीडियम है, बच्चे तमिल में, मलयालम में, गुजराती में, पंजाबी में बहुत सारे बच्चे एग्जाम लिखते हैं भाषा के रूप में। अरे लेकिन हमने एक बात देखी है कि हिंदी बेल्ट वाले जो बच्चे हैं, ये चेयरमैन साहब के कथन है, ठीक है, आप उससे असहमत भी हो सकते हो, लेकिन उनके जो कथन है, अब देखो ना कितने हजारों बच्चों के इंटरव्यू ले चुके होंगे, वो कह रहे हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चे को ये लगता है कि जो मेरी आम बोलचाल की भाषा है, मेरी घर की भाषा है, गली मोहल्ले की जो भाषा है, स्कूल कॉलेज में मैं जिस भाषा में काम करके यहाँ तक आ गया, उसी भाषा को मैं एग्जाम में लिख दूं और यूपीएससी फिर मुझे नंबर दे दे। कह रहे नहीं, यूपीएससी के सामने देश की और भी बहुत भाषाओं में लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आते हैं। वो इंग्लिश मीडियम वाला बहुत ही सधी हुई भाषा लिख रहा है, वो तमिल मीडियम वाला, गुजराती मीडियम वाला, मलयालम वाला एक बेहतरीन भाषा जो ओरिजिनल ऑथेंटिक भाषा का यूज करता है, आम बोलचाल के शब्द यूज नहीं करते। ये बात हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या सोचता है, उसके अंदर ये जिद है कि जो मैं भाषा बोलता हूं उसी भाषा में लिखूंगा और उसी भाषा में मुझे यूपीएससी नंबर दे। कह रहे कभी भी नहीं होगा, कह रहे कभी भी नहीं होगा। बच्चे जब तक अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेंगे, बच्चे जब तक एक अच्छी भाषा को नहीं सीखेंगे, यूपीएससी हिंदी माध्यम में नंबर नहीं देगा। तो आपको भी ये बोलचाल की भाषा ठीक है, उसको बोलचाल की रहने दो, ये एक बच्चा एक औपचारिक भाषा है, आपको एक एग्जाम पास करना है, आम भाषा में नहीं होगा। दूसरा उनका एक स्टेटमेंट था, दूसरा उन्होंने बोला हिंदी भाषा वाले को ये लगता है कि जैसे देश को चलाने वाले ज्यादातर प्रधानमंत्री, नेता और ये सब कुछ हिंदी भाषी होते हैं। मोदी जी हिंदी में बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह हिंदी में बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी हिंदी की नेता थी, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन हिंदी वालों को ये लगने लगता है कि आईएएस बनना हमारा परम सिद्ध अधिकार है, और ये आईएएस वाली जो कुर्सी है ना, ये आईपीएस वाली कुर्सी हमसे कोई छीन नहीं सकता, किसी और भाषा के लोगों का कोई और अधिकार नहीं है, हम ही एक तरफा इसमें राज करें। फिर कैसे होगा, आपने एक संघवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ है, देश में और भी भाषाएं हैं, आपसे योग्य अगर किसी दूसरी भाषा का बच्चा होगा तो वही चुना जाएगा। ये कोई राजनीति नहीं हो रही, ये देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की तैयारी हो रही है। वो पॉलिटिकल एटीट्यूड लेके आते हैं बच्चे। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, पर एक संस्था का, देश की इतनी बड़ी संस्था जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसका चेयरमैन ये बात बोल रहा है तो कुछ ना, चलो मैं कहता हूं 100% सही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना, उसको कुछ तो महसूस हुआ होगा ना बोर्ड को, यार ये बच्चे किस माइंडसेट से आ रहे हैं, ये बच्चे किस एटीट्यूड से आ रहे हैं। तो हमें एकेडमिक लैंग्वेज सीखनी है, एकेडमिक लैंग्वेज। तो एकेडमिक लैंग्वेज यही है बच्चा, जैसे तुंगता हो गया है ना, ये इस तरह की लैंग्वेज एनसीईआरटी है, बेस्ट तरीका है आपको एकेडमिक लैंग्वेज सीखने का। हर विषय की शब्दावलियों को सीखो, और ये सीखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास नहीं करने, बस जो लिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसके प्रति रिजिड नहीं होना बच्चा। क्या मेरा मन नहीं करता, क्या मैं ऊंचाई शब्द को, आप खुद बताओ, क्या मैं ऊंचाई शब्द को नहीं जानता, मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ अक्षांश और ऊंचाई, लिख देता, मेरे लिए तो और सरल होता। लेकिन जिस पोजीशन पे मैं आपके सामने खड़ा हूं, उस पोजीशन से अगर मैं ये काम करने लगूंगा तो आपके भविष्य के साथ इससे बुरा मैं या कोई भी फैकल्टी नहीं कर सकती। मैं समझाने के लिए आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन लिखी हुई मेरी भाषा, देखो क्या लिखा है, सशक्त प्रभाव लिखा है मैंने यहाँ। मेरा मन नहीं करता था अधिक प्रभाव लिख देता, मजबूत प्रभाव लिख देता। एक अच्छा शब्द क्या है, सशक्त प्रभाव है। आगे बात समझ में, तो ये अच्छे शब्द सीखने हैं बच्चा हमें, ये इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे आपको। आपकी टोन अलग चीज है, टोन समझना। मैं अगर हरियाणा से हूं, सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से हूं, तो हरियाणा वाली आवाज जो भारीपन है वो तो मेरा चेंज नहीं हो सकता, लेकिन मैं हरियाणवी में भी ये तो बोल ही सकता हूं ना, सशक्त प्रभाव है।
इसको टोन आप मिथिला क्षेत्र से हो, आप अवध क्षेत्र से हो, आप मालवा क्षेत्र से हो, बुंदेलखंड क्षेत्र से हो, पंजाब क्षेत्र से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टोन चेंज करने के लिए आपको कोई नहीं बोल रहा, ये ऊपर वाले ने आपके अंदर सॉफ्टवेयर लगाया, इसको कोई नहीं बदल सकता आवाज का। भाषा की शुद्धता लेकिन आप सीख सकते हो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? भाषाई शुद्धता ये हम सीख सकते हैं बच्चा, और हमें सीखना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अब ये कह रहा है इसका इंपैक्ट आ गया, तो ये हमने सब अजैव कारक देख लिया बच्चा, कोई बात नहीं। हाँ, मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन आपको मेरे टीचिंग स्टाइल में कभी ऐसी वो नहीं, मैंने अपनी लैंग्वेज को काफी सधाया है बच्चा। मेरी भाषा जब मैं टीचिंग करूंगा बड़ी मुश्किल है, अगर मैं किसी को अपना परिचय ना दूं तो 3-4 स्टेट बोलते हैं, सर ऐसा लगता है जैसे हरियाणा से, कोई बोलेंगे सर ऐसा लगता है यूपी से है, तो सर एमपी से लग रहे हैं, कोई राजस्थान। तो मैंने अपनी भाषा को, टीचिंग जो मेरी लैंग्वेज है उसको भी मैंने बच्चा सधाया है, काम किया है उस पर बच्चा। आपको भी करना होगा, अगर मैं टीचर होकर कर सकता हूं तो आपको स्टूडेंट होकर तो आपको तो करना ही करना पड़ेगा। आ जाओ, अब आते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट के। बायोटिक कंपोनेंट, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट हमने सारे देख लिए। तो कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट में क्या है बच्चा, इकोसिस्टम में जीवित रहने वाले कौन है? आजू बाजू में आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, दिखते हैं ना, बहुत सारे पेड़ दिख रहे होंगे, नीम का, शीशम का, बरगद का, अशोक का, ये क्या है? बायोटिक है। बहुत सारे मछली, मच्छर, तितली, ये सब कुछ भी दिख रहा होगा। आजू बाजू में आपको बहुत सारे जीव भी दिख रहे होंगे, भैंस दिख रही होगी, गाय दिख रही होंगे, कभी बकरी देखी होगी, भेड़ देखे होंगे, और बहुत सारे जीव है लेकिन आपने नहीं देखे। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो है, जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। हम अपनी नग्न आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। ओके, तो इसमें क्या कहा कि जीव, ये सारे जीव है, और जीव भी दो तरह के हैं, दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब जो खाना बनाते हैं, ऊपर वाले के रसोई है। तो प्रोड्यूसर्स के अंदर ऊपर वाले ने एक सॉफ्टवेयर लगा के भेजा है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है भैया? वो सनलाइट आती है, सनलाइट आती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, कुछ के अंदर क्लोरोफिल होता है, कुछ के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूं तो उससे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आप ग्लूकोज बोलते हो, इस तरीके से पूरी प्रक्रिया काम करती है। इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, और यही हमारे पूरे पारितंत्र के अंदर बाकी सारे जीवों को खाना बना के देते हैं। सर जी हमने शेर तो कभी खाना खाते हुए नहीं देखा, तो घास खाते हुए नहीं देखा, शेर घास नहीं खाएगा। कारण है क्योंकि जब ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया बच्चा, सबको एक जैसा नहीं बनाया, सबको नहीं बोला कि तुम्हें घास खानी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कुछ प्रोड्यूसर है, उत्पादक है जो भोजन बनाने का काम करेंगे। ठीक है, इन्होंने जैसे पेड़ पौधे हो गए, घास पत्ती होगी, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो गए, इन्होंने खाना बनाया। ठीक है, अब इन्होंने तो खाना बना दिया है, अब ले लो भैया जिसको खाना है। कुछ बोलेंगे ये जो उत्पादकों का जो खाना था, इस वजह से हिरण आया, बकरी आई, टिड्डा आया, वो क्या बोलेंगे, ये सीधा ही आके खा लेंगे। ठीक है, हमें तो यही पसंद है, हमें कोई नमक मिर्च मसाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो इनको हमने, अब इस उत्पादक के बाद जो भी अपना खाना नहीं बना सकते उनको हम बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोग कर रहे हैं, वो खाना नहीं बना सकते, तो सबके सब क्या है, उपभोक्ता है। अब उपभोक्ता की भी बहुत सारी कैटेगरी है। एक तो वो जो सिर्फ वेजिटेरियन है, जिसको आप क्या बोलते हो, शाकाहारी, ये सब क्या खाएगा, इसी को ही खाएगा। दूसरा क्या खाएगा, इसको खा लेगा, बकरी को खा लेगा, टिड्डे को खा लेगा। तो ये यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे भेड़िया आया, बकरी को खाया, हिरण को खाया, टिड्डे को नहीं खाया। यहाँ मेंढक ले लो, मेंढक ने खा लिया टिड्डे को, भेड़िया ने खा लिया इन दोनों को। अब इनके ऊपर भी कोई एक और बैठा है, जैसे भेड़िया को शेर चबा जाएगा, पलटा देगा इसको। अब इनके ऊपर भी एक और बैठा है जैसे इंसान, ये शेर क्या है, सिर्फ मांसाहारी है, मांस खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। इसके ऊपर एक और बैठा है जैसे इंसान, जैसे आप बोलते हो आदमी, यहाँ पे है बंदर, यहाँ पे है कुत्ता। ये क्या कर लेते हैं, ये अपनी मर्जी से बिल्कुल बेहतरीन है, इनका जब मन करेगा इसको खा लेंगे, इनका जब मन करेगा इसको खा लेंगे, इनका मन करेगा तो इसको भी खा लेंगे। तो ये उपभोक्ताओं में ये बिल्कुल अलग टाइप के है, ये सर्वाहारी है, इनको सब कुछ मिल जाएगा। बताओ मुझे, आम भाषा में समझ गए आप इसको? तो इकोसिस्टम के अंदर जो जीव है, जीव इस तरीके से है। कुछ मैक्रो आपके कंज्यूमर होते हैं, मैक्रो मतलब बड़े जीव, हम इन सब की बात करें, लेकिन कुछ माइक्रो भी होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, आपको हमें नहीं दिखाई दे रहे। एक एक करके अब हम इनके बारे में जानेंगे कि कैसे बायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर पौधे, जानवर, बहुत सारे रोगाणु या सूक्ष्म जीव, अगर मैं कहूं सूक्ष्म जीव शामिल है, और उत्पादकों और उपभोक्ताओं को, है ना, कार्यात्मक विशेषताओं के हिसाब से फिर हमने उनको डिवाइड किया। मतलब उत्पादक कौन है और उपभोक्ता कौन है। तो जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पादक, और जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, किसी दूसरे पर निर्भर है, उनको हम बोलते हैं उपभोक्ता। कहता अब इनकी भी कैटेगरी है। हाँ, मंकी इसी में होता है बच्चा, बंदर शाकाहारी, मांसाहारी कुछ भी खा लेगा, कुत्ता कुछ भी खा लेगा, इंसान कुछ भी खा लेगा। बंदर को देखना है ना, कभी गिरगिट को पकड़ लेता है, और गिरगिट खाते हुए देखा है बंदर को, बड़े डिफरेंट तरीके से खाता है। गिरगिट होता है ना, गिरगिट हुआ, जिसको आप बोलते हो किरलिया हो गया, उसकी गर्दन पकड़ लेता है वो, और गर्दन पकड़ने के बाद उसकी एक एक लेयर उतारता है। पहले एक खाल उतारेगा, उसको चबाएगा, ठीक है, फिर दूसरी खाल उतारेगा, उसको चबाएगा। बंदर बड़े स्टाइल से खाता है भाई। हाँ, देखना उसको, नहीं देखा? हाँ, और बंदर आपका बिस्किट का पैकेट भी ले लेता है, सब चलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेगा बंदर, चलता है उसको, सब चलता है। आपने देखो बंदर मांस खाता हुआ नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि बंदर मांस नहीं खाता। भाई मैं कभी जापान नहीं देखा, तो मैं इसका मतलब ये थोड़ी ना जापान नहीं है। भाई मैंने तो जापान भी नहीं देखा, तो जापान तो है ना बच्चा, तो बंदर है ऐसा। पहली बार सुना है तो कोई बात नहीं, आज यूट्यूब कर लेना, गूगल कर लेना, दिख जाएगा आपको। तो पहले आगे प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादकों के अंदर प्राथमिक उत्पादकों के अंदर मूलभूत रूप से हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ शैवाल, ये सारे होते हैं।
ये क्या करते हैं, ऊपर वाले ने इनके अंदर सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, या तो ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, या कीमोसिंथेसिस रासायनिक संश्लेषण की क्रिया से अपना खाना बनाते हैं। पर यहां तक तो देखो यूपीएससी कभी नहीं पूछता है ना, पौधों के बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन वो जो कुछ कहते हैं, कुछ कुछ मतलब सारे बैक्टीरिया नहीं है बच्चा, कुछ बैक्टीरिया और शैवाल हमारे क्या करते हैं, ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। यहां पे हाँ मैंने देखा है बच्चा, मैं तभी तो बता रहा हूँ, बिना देखे मैं कैसे बोलता। आप एक चीज बताओ, इस क्लास में आके मैं झूठ बोलने की वो करूंगा क्या, क्या बोलेंगे उसको, उर्दू का एक शब्द है हिम्मत, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ बैक्टीरिया और शैवाल, तो यहाँ कुछ दो तीन बेसिक चीजें समझ लेते हैं बच्चा, पहले दो तीन चीजें सीख लेते हैं यहाँ पे। पहले बात करते हैं बैक्टीरिया, जिसको आप बोलते हो जीवाणु। प्यार से समझना बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। बैक्टीरिया हिंदी भी लिखूंगा अंग्रेजी भी लिखूंगा, आप डरना मत। आम भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, जीवाणु। फिर आपने नाम सुना होगा कवक, हाँ जी, नाम सुना है इसका आपने, कवक ये नाम सुना होगा। फिर आपने नाम सुना होगा एल्गी, शैवाल जिसको आप बोलते हो। उसके बाद आपने नाम सुना होगा विषाणु, जिसको आप बोलते हो वायरस। इनको समझ लो बच्चा एक बार, है ना, लाइफ में तकलीफ नहीं होगी आगे तक आपको। तो ये खेल यहीं समाप्त कर देंगे इसका आज हम। एक सेकंड रुकना बच्चा। चलो, बताओ आप मुझे, कितने बच्चे जानते हैं इन चारों के बीच का फर्क, चारों के बीच का फर्क बताओ। बैक्टीरिया क्या है, कवक क्या है, शैवाल क्या है, विषाणु क्या है, कोई बताएगा। जरूरत, हाँ जरूरत, बताओ मुझे बैक्टीरिया के बारे में। तो इसने, जैसे हमारी लाइन क्या थी, कुछ बैक्टीरिया कुछ जीवाणु, उसने क्या बताया था, उत्पादक होते हैं। उत्पादक मतलब खुद भोजन बना लेते हैं, स्वापोषी बोलते हैं, स्वापोषी। और इन स्वापोषी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, अंग्रेजी वाला नाम भी बता दिया मैंने, क्या ऑटोट्रॉफ है ये, बताओ। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो ये बैक्टीरिया होते क्या है। चलो कोई बात नहीं बच्चा, आप तकलीफ मत लो बच्चा, मैं बता रहा हूँ। इनको हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक को क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और कोशिका झिल्ली नहीं होती, केंद्रक और कोशिका झिल्ली नहीं होती जिन जीवों को, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या नहीं होता, केंद्रक, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास, ओके। प्लस इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन जिसको आप झिल्ली बोलते हो, है ना, झिल्ली, कोशिका झिल्ली आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में बचपन में, छठी सातवीं में। तो जीव अलग अलग तरह के जीव होते हैं ना बच्चा। अब ये आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में आए होंगे, थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी तो फिर पढ़ना पड़ेगा। बैक्टीरिया पे क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, फिर क्या कर लोगे, इन चारों में डिफरेंस पूछ लिया, क्या पूछ कर लोगे। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे नहीं, मेरे से पूछ लो, और पढ़ोगे तो इस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो अच्छी बात है ना, मैं ही करा देता हूँ क्लास में। बोले इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और इनके पास कोशिका झिल्ली भी नहीं होती, ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब ये दो तरह के होते हैं बच्चा, दो तरह के होते हैं, ये स्वपोषी भी होते हैं प्लस परपोषी भी होते हैं। दो तरह के होते हैं, स्वपोषी अपना खाना खुद बना लेंगे, ऑटोट्रॉफिक है, और परपोषी का मतलब दूसरों पर निर्भर है खाने के लिए। अब जो ये स्वपोषी है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये वाले बच्चा, ये वाले दो टाइप के हैं। एक वो जो फोटो ऑटोट्रॉफिक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। दूसरे आपके कौन है, कीमो ऑटोट्रॉफिक, जो रासायनिक संश्लेषण से अपना फूड बनाते हैं, रासायनिक संश्लेषण से अपना खाना बना रहे हैं। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल आपने नाम सुना है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बच्चा इसका बेहतरीन एग्जांपल है, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा इस बैक्टीरिया का नाम, साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोबियम है, क्लोरोबियम एक और बैक्टीरिया है, क्लोरोबियम, क्लोरोबियम ये बैक्टीरिया हो गया। इस वाले का, कीमो का, आपने नाइट्रोसोमोनास नाम सुना होगा, एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये नाम सुने आपने। तो नाइट्रोसोमोनास ये रासायनिक क्रिया से, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, ये है बच्चा। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, हम जब बोलते हैं ना ये वो साइनोबैक्टीरिया बच्चा, इसे पृथ्वी के उन शुरुआती जीवाणुओं में से माना जाता है जिसने पृथ्वी पर ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया था। ये बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आप और मैं इस धरती पे सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसे बाबा जी कराते हैं ना, इन्हीं से। पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले शुरुआती जीव में से एक है ये, पृथ्वी पर ऑक्सीजन, है ना, प्रोड्यूस करने वाला शुरुआती जीव है ये। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ बैक्टीरिया, कुछ क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो अपना खाना खुद ना बना दे, ये परपोषी है। तो यूपीएससी अगर बोल दे कि सभी बैक्टीरिया अपना भोजन बना लेते हैं, बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, बताओ याद रहेगा, बोलो। चल
अब दूसरा क्या आ गया, फंजी। फंजी क्या होते हैं? पहली बात कवक, अब कौन बताएगा? कवक उत्पादक होते हैं या उपभोक्ता? बताओ बताओ बताओ, कवक उत्पादक होते हैं या उपभोक्ता? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। मैं ये पूछता हूं, क्या कवक स्वपोषी होते हैं? यस और नो, जवाब दो मुझे। बोलो। नो, अपना खाना खुद नहीं बनाते बच्चा। ये किस प्रकार, वो प्रोकैरियोटिक थे, ये यूकैरियोटिक है। ये कैसे है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जीव कैसा होता है? यूकैरियोटिक जीव ऐसा होता है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है प्लस मेम्ब्रेन भी है। इससे अलग है ये, ठीक है। उसके बाद बच्चा, ये अलग अलग टाइप का होता है। कुछ ऐसा होता है जो मृत पदार्थों पर पोषण प्राप्त करता है। भाई कोई पदार्थ मर गया, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, पेड़ की पत्तियां गिर गई है, कुछ और जीव कोई मरा हुआ है, उससे ही अपना फूड ले लेगा, ठीक है। दूसरे किस टाइप के होते हैं? तो जो मृत पदार्थों पे जीवित रहते हैं उनको पता है क्या बोलते हैं? सेप्रो सेप्रोफाइटिक नाम होता है बच्चा उनका, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक। दूसरे वो होते हैं जो परपोषी होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी टाइप के। परजीवी टाइप के किसी दूसरे जीवित जीव के अंदर पहुंच गए और उसी पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। तीसरा होता है सिम्बायोटिक, सहजीवी संबंध वाले। सहजीवी संबंध वाले कवक होते हैं। तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो अभी यूपीएससी कभी स्टेटमेंट लिख दे, निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र के अंदर उत्पादक है? पहला बैक्टीरिया, दूसरा कवक, तीसरा शैवाल, चौथा विषाणु। तो विषाणु को तो हो सकता है आप में से बहुत सारे काट दे। फिर फंजी पे क्या होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क घूमेगा, अच्छा फंजी है या नहीं, अरे मेरे को ही नहीं पता होगा, हो सकता है सर क्लास में पढ़ाना भूल गए हो, ठीक है। हाँ बहुत अच्छी बात है, पुराना पढ़ा हुआ है ना, तो अभी समझ लेते बच्चा। शैवाल क्या होता है? बताओ शैवाल क्या होता है? शैवाल क्या होता है ना? बिल्कुल सिंपल, सरल, स्वपोषी जलीय जीव है बच्चा। ये प्रकाश संश्लेषण से फूड प्रोडक्शन करता है ना, खाद्य उत्पादन ये कर लेता है। तो ये समुद्री खाद्य जो श्रृंखला होती है उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनकी जो शरीर होते हैं, जड़, तना, है ना, पत्ती, जैसा विभाजन नहीं होता शरीर में, जैसा विभाजन नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा नीम का पेड़, नीम के पेड़ की जड़ भी है, नीम के पेड़ का फिर तना है, फिर उसमें से ब्रांच निकल रही है, उसमें पत्तियां उग रही है, ऐसा इनमें नहीं होता। जड़, तना, पत्ती जैसा विभाजन नहीं है। यहां तक की बात तो आसान है। विषाणु की बात बताओ आप मुझे। विषाणु कौन होते हैं? विषाणु कौन होते हैं बताओ? विषाणु कौन होते हैं बच्चा? विषाणु, विषाणु जीव होते हैं। जीव है या अजीव है बताओ मुझे? लिविंग है या नॉन लिविंग है? कौन है जीवाणु? वो विषाणु, वायरस जिसको आप बोलते हो। अच्छा, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है। जब ये नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं, जब ये नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं और जब ये लिविंग फॉर्म में होते हैं, दो फॉर्म है इसकी बच्चा। नॉन लिविंग फॉर्म में तो ये कुछ भी नहीं करते, सिंपल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए जो होता है उससे बना एक सूक्ष्म कण होता है। सिंपल क्या होते हैं? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए से बने सूक्ष्म कण, उसकी तरह ये काम करते हैं। जब लेकिन ये लिविंग फॉर्म में, नहीं नहीं बच्चा, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है ये, है ना। तो जब ये लेकिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं, जब किसी जीव में प्रवेश कर जाते हैं, जब किसी जीव में प्रवेश हो जाता है तो परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं और रेप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि गुणन करना शुरू कर देते हैं, गुणन करना शुरू करते हैं, जैसे कोरोना वायरस। ओके, दूसरा क्या है? रेबीज वाला वायरस हो गया। जैसे जैसे बॉडी में एंटर करेगा, किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा, परजीवी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और बहुत सारा गुणन फैलने लगता है, फैलने लगता है। तो ये बच्चा डिफरेंट टाइप का है। ये वो जो कहते नहीं, एक बड़ा अच्छा शेर है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां तो है यूं भी मजा है और यूं भी मजा है। ये विषाणुओं के लिए। और ये इनके पास बच्चा शेल नहीं होती, कोशिका का अभाव होता है, कोशिकाहीन होते हैं। कोशिकाहीन सूक्ष्म जीव है ये, है ना, जो जीव और अजीव के बीच की एक कड़ी बनाते हैं। तो अब हम वापस से चलते हैं, क्या कह रहा है? प्राथमिक उत्पादक कौन है? बेसिकली तो ग्रीन प्लांट्स है, कुछ बैक्टीरिया है और शैवाल होते हैं, ठीक है। और ये खुद क्या कर लेते हैं? खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं,
खुद फोटोसिंथेसिस करने के बाद अपना फूड का प्रोडक्शन कर लेते हैं, इसीलिए इनको हम उत्पादक करते हैं। वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सनलाइट है, CO2 है, क्लोरोफिल है, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज हो गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हुआ, तो अकार्बनिक आपका कच्चा माल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो गया और जो कंज्यूमर्स थे उनके लिए फूड तैयार हो गया। सर जी एल्गी का एग्जांपल कोरल रीफ हो सकता है। बच्चा कोरल तो अपने आप में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है। प्रवाल जो होता है ना, जो प्रवाल होता है, प्रवाल तो एक सहजीवी संबंध का एग्जांपल है बच्चा, सहजीवी है। प्रवाल में क्या होता है, एक होता है कोरल पॉलिप और दूसरा होता है जूजेंथली। ये रिलेशनशिप है बच्चा, दोनों के बीच का सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बच्चा प्रवाल। समझ में आया? मिक्स मत करो चीजों को, आने वाली क्लासेस में आपको संबंध बताऊंगा कैसे कैसे संबंध होते हैं, सहजीवी संबंध क्या होता है, परजीवी संबंध क्या होता है, ठीक है। चल, तो स्थलीय पारितंत्र के अंदर बोलता है उत्पादक कौन है, बेसिकली प्लांट्स है, और ये शाकाहारी की कैटेगरी में ही आते हैं। जलीय पारितंत्र के अंदर ये काम कौन करता है, शैवाल की विभिन्न प्रजातियां ये काम करती है, दोनों तरीके से, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र पे काम किसने किया, स्थलीय पारितंत्र पे काम किया किसने, पेड़ पौधों ने। ओके, अच्छा, पेड़ में और ट्री में भी फर्क है, आपको पता है, पौधे एंड पेड़ दोनों में फर्क होता है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है बच्चा, ये करके रखना, ये होमवर्क है, ये कर लेना बच्चा आपस में, ये आपका होमवर्क है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड ट्री, प्लांट एंड ट्री के बीच का डिफरेंस याद रखना बच्चा, ये आपको करना है, होमवर्क लिख लेना इसको, होमवर्क है HW, ये करके रखना आप, है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं यहाँ से। फिर आए हेटेरोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए उत्पादकों पर ये डिपेंडेंट है। और ये जो डिपेंडेंट होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उपभोक्ता, हेटेरोट्रॉफ्स या फैगोट्रॉफ्स के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये बड़ा डिफरेंट टाइप का है, मैंने बता दिया। कुछ संबंध तो ऐसे है कि सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधों पर निर्भर ना होकर जो पेड़ पौधों पर निर्भर है उनके ऊपर निर्भर है। तो इनको हम दो कैटेगरी में हमने बच्चा डिवाइड किया है, एक है हमारा माइक्रो सूक्ष्म उपभोक्ता, एक है हमारा स्थूल बड़े उपभोक्ता। तो एक एक करके देख लेते हैं। मैक्रो के अंदर जो बड़े वाले हैं स्थूल उपभोक्ता बोलते हैं, स्थूल। तो क्या कहते हैं, ये पेड़ पौधों पर भी निर्भर रह सकते हैं या जानवरों पर भी, एग्जांपल दिया था ना मैंने, पेड़ पौधे भी खा सकते हैं या जानवर को भी खा सकते हैं, या केवल पेड़ खा सकते हैं या केवल जानवर खा सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे पेड़ या जानवर दोनों खा सकते हैं। अरे स्कूल में नहीं देखा था आपने, वेन डायग्राम ऐसे बनता था, ये पेड़ है ना, ये जानवर है। कुछ जीव, कुछ उपभोक्ता केवल पेड़ को खाएंगे, है ना, कुछ किसको खाएंगे, जानवर को खाएंगे, कुछ ऐसे है पेड़ और जानवर दोनों को खा लेंगे, ठीक है। चल, तो ये ऐसे है। अब ये जो हर्बीवोर्स होते हैं जिसको आप शाकाहारी कहते हो, वो है बच्चा प्राथमिक उपभोक्ता, जो मुख्य रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं, जैसे गाय हुई, खरगोश हुआ, ये सब क्या है बच्चा, बेसिकली हर्बीवोर्स है। बकरी हुई, पेड़ पौधों को खा रहे हैं। हाँ, गलती से पेड़ पौधों पे बैठा हुआ कोई मच्छर वच्छर इनके साथ चला गया हो तो बात अलग है। देखो आप इतना भी विशुद्ध मत समझना, भाई किसी पेड़ की पत्ती पे कोई छोटी सी मकड़ी बैठी है, अब गाय को थोड़ी ना पता है मकड़ी है, वो फूंक थोड़ी ना मारेगी उस पे, अब चली गई तो चली गई। लेकिन वो बेसिकली मकड़ी को नहीं खाना उसका उद्देश्य था, वो मकड़ी तो साथ में चली गई जीरे के दाने के जैसे, समझ गए आप। हाँ, वो झाड़ झाड़ के आपने देखा कि गाय आई, पहले एक टहनी तोड़ के लाई, फिर पानी में ले जाके उसको अच्छे से धोया, फिर बोला अच्छा इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े, कोई कीड़ी तो नहीं है, कोई मकड़ी तो नहीं है, फिर खा रही है। प्राइमरली उद्देश्य क्या है, वो घास खाना या पत्ती खाना, उसके साथ जो चला गया तो चला गया, ठीक है, इंटेंशनली नहीं खाया उसने। ओके, फिर द्वितीय उपभोक्ता आ गए जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाएंगे, जैसे क्या हो गया, भेड़िया। पहली बार ये पहली बार सुना आप लोगों ने, अच्छा आपको पता नहीं था ये सब कुछ। वो परिभाषा ऐसी है ना हमारी, बचपन से जैसा पढ़ा हमने बस हमने सोचा, कभी हमने इससे अलग जाके सोचा ही नहीं। हाँ, तो देखो विशुद्ध शाकाहारी तो कौन ही है, इंसान बोलता है हम शाकाहारी है, कोई शाकाहारी नहीं। इस नेचर के अंदर आप ट्रू वेजिटेरियन रह ही नहीं सकते, ट्रू वेजिटेरियन होना इंपॉसिबल है, इंपॉसिबल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप ये सिर्फ वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाले भी देखें ना, एक तो वेजिटेरियन वो है भाई बेचारा, वो बोल रहा है मैं शाक सब्जी यही खाऊंगा, एक नई कैटेगरी आ गई कि हम इतने वेजिटेरियन हैं हम दूध का सेवन भी नहीं करेंगे। फिर वो नॉन वेजिटेरियन वाले की कैटेगरी आती है ना, वो नॉन वेजिटेरियन ऐसा, वो जो अंडा खाता है लेकिन अपने आप को शाकाहारी समझता है कि मैं अंडा खाता हूँ, हाँ मैं चिकन को, मटन को, फिश को नहीं खाता हूँ, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी वो है कि सर हम खाते तो है लेकिन हम हफ्ते के 2 दिन छोड़ के खाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा। फिर एक और कैटेगरी है, चल, तो वो फिर अलग अलग कैटेगरी है वो। द्वितीय को भोक्ता आगे बच्चा, फिर आगे आपके कार्निवोर्स क्या है, फिर द्वितीय को भोक्ता को बाकियों को खा गए, भेड़िया को खा गए, हिरण को खा गए, हो सकता है प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा जाए, गाय मिलेगी तो गाय को खा जाएंगे, जैसे शेर हो गया बच्चा, शेर भेड़िया को भी खा जाएगा, शेर गाय को भी खा सकता है अगर मिल जाए, भैंस को भी खा जाएगा, ये किसी को नहीं बख्शेगा भाई, है ना, ये बकरी को भी खा जाएगा, ये भेड़ जो भी मिलेगा इसको खा जाएगा, इंसान मिलेगा इंसान को भी खा सकता है, ऐसा मत समझना। फिर आते हैं, फिर क्या है ये ऑमनीवोरस, जो ऐसे जीव है जो पौधों और जानवरों दोनों का उपभोग कर लेते हैं, जैसे आदमी है, बंदर है, ठीक है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, ये सब खा जाते हैं। अच्छा बंदर है उस कैटेगरी में, ध्यान रखना, बंदर को मत भूल जाना। और आज आपको यकीन ना हो तो आज की क्लास के बाद आप शॉर्ट देख लेना, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, है ना, आप उस पर लिख लेना मंकी ईटिंग लिजार्ड, मंकी ईटिंग लिजर्ड, ये देख लेना आप, है ना, आपको आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे, बड़े सलीके से खाता हुआ मिल जाएगा आपको। चलो ये सर्च कर लेना वाईटी पे, समझ में आ जाएगा बंदर की कहानी आप।
फिर है माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर मतलब सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है। इसके अंदर आते हैं बच्चा बैक्टीरिया, जिसको आप जीवाणु बोलते हो, और फंगी। इन दोनों की पूरी कहानी हमने देख ली। तो जो बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया भी हमने देखे थे, दो कैटेगरी के थे बैक्टीरिया। दो कैटेगरी के कौन से थे? एक बैक्टीरिया वो जो क्या था बच्चा, स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बना ले रहे थे, और एक बैक्टीरिया वो जो परपोषी है। तो जिसने अपना खाना बना लिया, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, इसको कहते हैं अपने पैरों पर खुद खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा बैक्टीरिया, ये किसी पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर बैक्टीरिया है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आत्मनिर्भर बैक्टीरिया। ये क्या है बच्चा? ये आत्मनिर्भर नहीं है, या बाकियों पर डिपेंडेंट करेगा। तो ऐसा बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, परपोषी बैक्टीरिया। अब ये क्या करेंगे? ये माइक्रो कंज्यूमर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। अब ये खाना कहां से खाते हैं? कह रहे जो पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारे जीव है, मरते भी तो है ना बच्चा, अमर होके तो कोई नहीं पैदा आया। हाँ, एक फिश थी, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाई थी, एक वो फिश समुद्र के अंदर फिश भी नहीं है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, अमरता का वरदान है उसको, वो मरता ही नहीं है भाई। वो जैसे बूढ़ा होता है वापस से उसके अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं, वो फिर जवान हो जाता है, ऐसे जवान होता ही रहता है, होता ही रहता है। अभी तक एक ही पाया गया है, अमरता जैसे गुण है उस जीव के अंदर। साइंटिस्ट खोज रहे हैं भैया इसके अंदर देखो क्या सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने लगा के भेजा है, उस सॉफ्टवेयर को इंसान के अंदर भी डाल के देखते हैं कितना काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करें? जो पौधे हैं मर गए, जो जानवर है जिनकी डेथ हो गई, अब उनका क्या हुआ? नेचुरली पड़े हैं, और नेचर के अंदर भी तो बच्चा कोई सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं ऊपर वाले ने भी, है ना, तो साफ सफाई करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपघटक। तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेट्रिटस, उसको डिकम्पोज करेंगे और उससे इनको एनर्जी और न्यूट्रिशन जो मिलना होता है मिल जाता है, डेट्रिटस। ठीक है, अपरद बोलते हैं जिसको, अपरद पदार्थ, अपरद पदार्थ। और जो इस अपरद पदार्थ पर जीवित रहते हैं उसको अपरद जीवी कहते हैं, अपरद जीवी, डेट्रीवोर बोलते हैं उसको, अपरद जीवी। मृत पदार्थ पे वो जीवित हो रहे हैं वो। ठीक है, तो अपघटन के बाद जैसे ही वो कार्बनिक पोषक तत्व है, आप जानते हो नेचर के अंदर सारे पोषक तत्वों का रिसाइकल होता रहता है। हम बोलते हैं ना क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा। आज हमारे अंदर जितने भी मिनरल्स है, ये हड्डी की आवाज नहीं दे रही है, ये हड्डी ना, जिस दिन जाएंगे वापस नेचर में छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितना फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, और भी बहुत सारे मिनरल्स है, वाटर कंटेंट है, जिस दिन जाएंगे सब कुछ यहीं देके जाएंगे। ऊपर वाले का हिसाब किताब है ये बच्चा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं बच्चा? ये वापस से रिसाइकल हो जाते हैं। तो ये जो हड्डी आज आपके अंदर जो कैल्शियम है, हो सकता है वो कैल्शियम कल किसी दूसरे जीव के काम आ जाए, आपका कैल्शियम किसी बंदर के अंदर चला जाए। ठीक है, बंदर का कैल्शियम हमारे अंदर आ जाए, तो जो पहले बंदर के अंदर था वो हमारे अंदर आ गया। ओके, तो आप इसको वैसे मानिए, सब कुछ रिसाइकल होता रहता है। और ये जो सांस ले रहे हैं ना बच्चा, सांस ले रहे, आप ये मत सोचो ये सांस सिर्फ आपकी है। कुछ देर पहले बहुत सारे जानवरों ने इस हवा में सांस लिया होगा, वो कुत्ता भी इसी एटमॉस्फेयर में सांस ले रहा है, वो गायब है, सब सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं। वो बस हमें दिख नहीं रहा, हम बड़े सोफिस्टिकेटेड बने हुए हैं, वो अलग है, हम अलग है। अरे भाई सब घूम रहा है, आप ले रहे हो, आपको पता नहीं है, वो कहानी अलग है। ठीक है, तो उत्पादकों के द्वारा पुनः बार बार इस्तेमाल कर लिए जाएंगे और इस प्रकार से रिसाइकिल होते रहते हैं। तो ये जो अपरद है जो इस काम को करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थ या मृत जीव पदार्थ को जो रिसाइकिल करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें जैसे केचुए हो गए, कुछ मिट्टी के जीव हो गए, जीव जैसे आपने नाम सुना होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, नेमाटोड हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गए, ये सब के सब किस काम करते हैं बच्चा? ये डेट्रिटस फीडर है। डेट्रिटस फीडर का मतलब मृत जैव पदार्थ पर निर्भर है, मृत जैव पदार्थ को वो खाते हैं ये, और इस तरह से तोड़ते रहते हैं। तो बता देता हूं आम भाषा में, ज्यादा ज्यादा लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन यूपीएससी पूछ लेता है बच्चा, इन दिनों थोड़ा कर रहा है वो, ऐसा है ना, वो पूछ लेगा नेमाटोड्स, है ना, ऑर्थोपोड, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूं, ऑर्थोपोड्स क्या होते हैं और नेमाटोड्स क्या होते हैं। नेमाटोड जैसे राउंड वर्म होते हैं, जिसको आप कृमि बोलते हैं, गोल कृमि, फीता कृमि होते हैं ना, तो इनको क्या है, गोल कृमि, राउंड वर्म्स बोलते हैं, शरीर से लंबे पतले नली जैसे होते हैं, शरीर की गोलाई लिए होते हैं, कोई अलग से उनके सेगमेंट नहीं होते, जैसे हमारा है ना, ऊपर सर दिखता है, फिर कंधे दिखते हैं, फिर पेट दिखता है, पैर दिखते हैं। ठीक है, वैसा इसके अंदर नहीं है, पूरे एक जैसे सही होते हैं। जैसे इंसान की आंतों में पाए जाने वाले बहुत सारे कृमि होते हैं, वो सब क्या इसी कैटेगरी में। तो कुछ नेमाटोड क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, इंसान के हाथों में मिलने वाला हो गया बच्चा, जैसे है, ठीक है, हाथी पांव रोग जिससे होता है, ये हुआ। आर्थ्रोपोड क्या होते हैं, जिनके शरीर के अंदर आपको बहुत सारे क्या बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट खंड दिख जाएंगे, खंडों में बटा हुआ है शरीर, और उसके बाद उनका जो बाहरी आवरण होता है काफी कठोर होता है और काफी जॉइंट्स है। जैसे आपने मकड़ी देखी होगी, मकड़ी देखी है, उसके बाद आपने बिच्छू देखा होगा, बहुत सारे झींगे देखे होंगे, तो क्या बच्चा, शरीर कुछ खंडों में बटा हुआ है, तो इनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कुछ मिट्टी के जीव जैसे नेमाटोड, आर्थ्रोपोड, ये भी क्या होते हैं बच्चा, ये डेट्रिटस फीडर होते हैं, कुछ कुछ की बात कर रहा है। सर जी बहुत पढ़ा दिया, याद कैसे होगा? वही चेयरमैन साहब की बात याद करो, चेयरमैन साहब क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आप हिंदी भाषा से हो तो ये मत सोचो कि यूपीएससी पे आपका अधिकार है, ये राजनीति नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब याद तो करना होगा, जब सर पे रख लिया यूपीएससी का झोला तो क्यों मचा रखा है हंगामा और हल्ला हुल्ला। पढ़ना पड़ेगा बच्चा, कोई इलाज नहीं है, मैं क्या करूं, याद तो करना ही पड़ेगा। कमजोर खिलाड़ी का ये क्षेत्र भी नहीं है। मैं आपको कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे, मैं अभी टाइम है ना अभी अपने पास, हाँ, कुछ बच्चे मुझसे मिले, है ना, ऑफलाइन सेंटर में मिले। अब ऑफलाइन सेंटर में मिले तो कोरोना के बाद वाले बच्चे हैं, कोरोना के बाद जिन्होंने सोचा आईएएस बनना चाहिए। अब कोरोना में आप जानते हो पूरे यूट्यूब पे यूट्यूबिया वो सब कुछ चल ही रहा था, मोटिवेशनल लेक्चर, मोटिवेशनल गुरु, टीचर, सब कुछ हवाबाजी सब चल रही है। तो बच्चा बोला सर मैंने फला टीचर को ना सुन के मैंने फला सब्जेक्ट सोचा उनसे तैयार कर लेता हूँ। कह रहे वो 30 सेकंड की रील्स में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, अच्छी बात बोली, मोटिवेशनल बात बोली, खून खोल गया, हम भी आईएएस बनेंगे, ऐसा हो गया। कह रहे सब जब 3-3.5 घंटे के उनके लेक्चर में बैठते, कह रहे सर झेला नहीं जाता। और सर हमारी उम्मीद उस टीचर से ये हो गया कि हर 5 मिनट के बाद हमें कोई चुटकुला सुना दे, है ना, हर 15 मिनट के बाद हमें कोई मोटिवेशन की स्टोरी सुना दे। कह रहे सर 4 लेक्चर के बाद 5वां लेक्चर देखने की हिम्मत नहीं हुई। आ गई बात समझ में? तो आप उस माइंडसेट से तैयारी तो नहीं कर रहे बच्चा,
इधर तो बहुत तगड़ा खेल है भाई, ये बड़ा लंबा युद्ध चलने वाला है भाई। 1-1.5 साल खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब याद भी रखना पड़ेगा, नोट्स मेकिंग भी करना पड़ेगा, शरीर चीसेगा, हड्डियों में दर्द होंगे, कमर चीसेगी, सुबह उठोगे उठने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई को देख के खुन्नस आएगी, अरे इसको कैसे पढ़ूं, इतना पढ़ाई कैसे होगा। हाँ, उतना कलेजा तो फिर पैदा करना पड़ेगा। और इस यूपीएससी की तैयारी बच्चा इतनी आरामदायक है भी नहीं, तकलीफ है इस तैयारी में, मैं सच में बता रहा हूँ, चीजता है आदमी। प्रीलिम्स से पहले तो आत्मा रोने लगती है, अरे इतना हो गया, क्योंकि साल भर अपने को पता नहीं था कैसे मेंटेन करना है। अब वो इतना सारा रजिस्टर रखा है, पूरा कमरा भर गया, टेबल भर गया, 50 रजिस्टर बना लिया हमने, अब अपने को मैनेज नहीं करना आ रहा। हाँ, तो ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी भाई, ये कॉमन है। शॉर्ट नोट्स इसलिए मैं बोलता हूँ, शॉर्ट नोट्स इसका एकमात्र इलाज है, शॉर्ट नोट्स बचाएंगे आपको। अच्छा ये है ना, चले आगे। तो ये हो गए हमारे, तो ये डेट्रिटस क्या हो गए, डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो फूड चेन शुरू होती है। सपोज करो पौधे की पत्ती थी बच्चा, ये पौधे की डेड लीव थी, मृत पत्ती है, ये टूट गई है ना, मृत क्या है बच्चा, ये पत्ती है। अब इस मृत पत्ती को किसने खाया, अपराध जीवी ने खाया। अभी इस अपराध जीवी में आपने देखा होगा पार्क में छोटे छोटे कीट को खाने के लिए आ जाते हैं, वहां पे क्रो आ जाता है या और कोई छोटा पक्षी आ जाता है, फिर वो उसको खाने लगते हैं। तो एक इस टाइप का होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, सूक्ष्म जीवों वाला जो ये मैंने आपको बताया। चलिए, तो अब ये कहता है जो इकोसिस्टम है हमारा, ओवरऑल इकोसिस्टम समझ में आया आपको, इकोसिस्टम किस तरह से जैव है, किस तरह से अजैव है। अजैव की भी हमने कैटेगरी देख ली, अजैव में एक वो है जो प्रोड्यूसर है और एक वो कौन है जो कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर की भी कैटेगरी देख ली हमने, पेड़ पौधे देख लिए, शैवाल देख लिए, कुछ बैक्टीरिया है उन्हें देख लिया। कंज्यूमर को भी हमने देख लिया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता, सर्वाहारी हमने देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया हमने, हिरन का एग्जाम्पल ले लिया था, फिर भेड़िया का एग्जाम्पल ले लिया था, फिर हमने शेर का एग्जाम्पल ले लिया, कुत्ता बंदर इंसान का हमने एग्जाम्पल ले लिया, फिर हम सूक्ष्म जीवों पर भी चले गए जो मृत जैव पदार्थों से अपना पोषण और भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मोटी मोटी बात समझ में आई। हाँ, अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे कि ये इकोसिस्टम जो है, इस इकोसिस्टम के बेनिफिट क्या है। ओके, इकोसिस्टम के बेनिफिट क्या है। इकोसिस्टम का ऑफलाइन में पढ़ाते बच्चा 3.5-4 घंटा मेरी क्लास में बैठता है, वो ऐसे करता रहता है मेरे सामने, अरे सर छुड़वा दो, नहीं मुझे पता है मैं छुड़वा के चला जाऊंगा तो आपका क्या होगा। वो चीज़ मेरी तरफ भैया बड़ी देखते कि सर प्लीज आज बहुत हो गया, मत लिखवाओ इतना। अब वो भैया उतना दर्द होगा तो होगा, जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है, लेकिन उस इंजेक्शन के फायदे होते हैं। तो ये तकलीफ है, इसको झेलना पड़ेगा। आज के बाद क्लास छोटी कर दो, छोड़ दो, इतना याद करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, देयर इज नो एक्सक्यूज इन दिस एग्जाम। ये सब पढ़ना है तो पढ़ना है, इस बात को आज के बाद मत बोलना क्लास में, तकलीफ होगी भाई इसमें। ये आनंद वाला क्षेत्र नहीं है। भोजन, ईंधन, जितना भी फाइबर है कौन दे रहा है अपने को, इकोसिस्टम ही तो दे रहा है। बहुत सारे जीव है, आप है, मैं हूं, हम सबको भोजन कहां से मिल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र ने दिया। ये जो आज आप पेट्रोल डीजल ये सब यूज कर रहे हो, नेचुरल गैस, ये सब कहां आया, इकोसिस्टम से आया है। दूसरा ये कहता है आश्रय और निर्माण सामग्री, बहुत सारे जीवों का क्या है बच्चा, ये शेल्टर है, इसी में उनका हैबिटेट है, इकोसिस्टम में रहते हैं। देखो कितने सारे जीव सब कहां रह रहे हैं, इकोसिस्टम में ही तो रह रहे हैं। और हमें बहुत सारा मटेरियल भी किससे मिला है, इकोसिस्टम से मिला है। तो निर्माण सामग्री हमें मिलती है। उसके बाद ये इकोसिस्टम क्या कर रहा है, हमारी हवा को शुद्ध करता है और हमारे पानी को शुद्ध करता है। तो एक नेचुरल फिल्टर है बच्चा, ये नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारा वेस्ट होता है। अभी जैसे मैंने बताया बहुत सारा मृत पदार्थ है बच्चा, वो डिकम्पोजर्स नहीं होंगे जो मृत पदार्थों को खाते हैं, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। जैसे गिद्ध है, आपने गिद्ध का नाम सुना है बच्चा, गिद्ध, ये प्रकृति का सफाई कर्मी बोला जाता है इसको, प्रकृति का सफाई कर्मी। गिद्ध क्या काम करता है बच्चा, गिद्ध क्या काम करता है, जितने भी बड़े मर गए जीव आके उसको नोच नोच के खा के चला जाता है, क्लीन कर देता है सारा मामला। तो ये क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, खत्म कर दिया हमने, चलो मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया, बाकी जो हमारे अंदर आना था आ गया। डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, बस उसमें से उसको उसकी विषाक्तता को दूर करना है ना, विषाक्तता को हटाने में मदद करते हैं। कोई भी टॉक्सिक आ गया, जिसको वो टॉक्सिक ऐसा ऐसा विषाक्त पदार्थ, देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको इकोसिस्टम फिल्टर नहीं कर सकता। भाई आपने कल न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया और आप बोलो हे पेड़, नीम के पेड़ एक काम करिए, रेडिएशन से मुझे बचा ले, या आपने वहां पे इतना सारा हार्मफुल केमिकल डाल दिया जिसको जीव तोड़ ही नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। आप बोला नीम के पेड़ तो ये काम क्यों नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा, उसके अंदर ऊपर वाले ने वो सॉफ्टवेयर नहीं लगाया, वो नहीं तोड़ सकता। वो जो तोड़ने का उसका काम है उसी को ही करता है। तो जिन विषाक्त तत्वों को वो हटा सकते हैं केवल उसी को हटाएंगे। समझ में आया। उसके बाद पृथ्वी की जलवायु को स्टेबल बनाए रखते हैं, इकोसिस्टम का ही काम है ये। उसके बाद क्या करते हैं, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, तापमान हुआ, है ना, चरम तापमान हो गया, पवन शक्ति का मॉडरेशन करते हैं। जब आप बोलते हो यार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हर साल आपको बहुत सारे रील दिखते हैं, देखो पेड़ काट रहे थे तब नहीं सोच रहे थे इतनी गर्मी होगी, पेड़ छाव दे देता। तो टेम्परेचर के मॉडरेशन में, एयर के मॉडरेशन में, क्लाइमेट के मॉडरेशन मतलब उसको सामान्य बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, ये पोषक तत्वों का रिसाइकल करते हैं। मैंने कहा बोला ना जो लेके आए हैं हम कुछ टाइम के लिए ही है हमारे पास, सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। फिल्टर कैसे हो, आपके पड़ोस में ये पेड़ लगा हुआ है, घर जैसा फिल्टर नहीं, अरे घर की दीवार पे जो आपने वाटर फिल्टर लगा रखा है वो फिल्टर नहीं है बच्चा, ये पेड़ है बच्चा, है ना। हमने बोला एटमॉस्फेयर के अंदर अगर CO2 अधिक मात्रा में है तो उचित नहीं है। और इस पारितंत्र में जो भी लिमिट से ज्यादा चीज हो जाएगी वो प्रदूषण में बदल जाता है। तो अगर CO2 का लेवल बढ़ गया तो इस CO2 को घटाने के तरीके क्या है, या तो आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो एटमॉस्फेयर में से CO2 को खींच लो, अदरवाइज इस CO2 को कौन कंज्यूम करेगा, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे ने क्या किया, वायु को स्वच्छ रखने में मदद किया, तो फिल्टर नहीं होगी। बोलो और फिल्टर किसको बोलोगे, बताओ और फिल्टर किसको बोलोगे।
यही फिल्टर इस तरह से फिल्टर की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, ये रिसाइकल होता रहता है इकोसिस्टम की वजह से, है ना, चीजें घूमती रहती है। उसके बाद पौधों के अंदर परागन का काम है, परागन के रूप में आप जानते हो, परागन के रूप में आप जानते हो ना, मधुमक्खी है, तितली है, ये सब क्या है, जो पॉलिनेशन का काम हो रहा है, वो सब इकोसिस्टम के द्वारा ही संभव हो रहा है, उसके जीवों के द्वारा। ठीक है, फिर एयर है, उड़ती है, कई बार एयर उड़ी यहाँ से इसके कुछ एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चला गया, आपने पढ़ा होगा ये सब कुछ बायोलॉजी में। उसके बाद फसलों की बहुत सारी किस्में हैं, पशुधन की जो नस्लें हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, अन्य उत्पादों के लिए प्रमुख इनपुट के रूप में कौन काम करते हैं, यही करते हैं, बहुत सारी दवाइयां आपकी इकोसिस्टम से बनती है। मटेरियल आपको कहां से मिल रहा है, आपके पारितंत्र से ही मिल रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं आपको सांस्कृतिक और सौंदर्य लाभ भी देता है। आपको अगर मैं कहूं घूमने जाना है, तो घूमने जाते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, जिसको समुद्र पसंद है तो समुद्र के किनारे हूं सर, है ना, रेत है, बड़े बड़े ऐसे पाम के ट्री है, इधर नारियल के ट्री, इधर समुद्र, अरे सर क्या नजारा है। फिर किसी को पहाड़ पसंद हो गया तो क्या बोलेगा, एक ऐसा बढ़िया हरियाला पहाड़ है ना, दूर दूर तक देखे, हवा शुद्ध ताजा, मस्त मजा आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये जो आपको सौंदर्यात्मक पक्ष मिला है प्रकृति का, इकोसिस्टम की वजह से मिला। और आपके और हमारे बहुत सारे रीति रिवाज और बहुत सारे कल्चर इकोसिस्टम पे ही बेस्ड है बच्चा। तो वही क्या करे, इस इकोसिस्टम से हमें बहुत सारा कल्चरल और बहुत सारा एस्थेटिक वैल्यूज भी, इकोसिस्टम सौंदर्य लाभ, ठीक है, दिल खुश हो जाता है ना। आप किसी ऐसे पहाड़ पे चले जाते ही मन में क्या निकलता है, अरे वाह, जिसने जिंदगी में पहली बार बर्फ का पहाड़ देखेगा कोई, और जिसको पहाड़ घूमने का मन है और पहली बार जब बर्फ पहाड़ पे बर्फ लदी देखेगा ना, अंदर से ना शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे क्या देख लिया मैंने, ये पूरे बॉडी का स्ट्रेस रिलीज कर देता है वो एकदम से। तो ये क्या है, सौंदर्य लाभ है उसका, इकोसिस्टम का। आप पर्वतों की पूजा कर रहे हो, है ना, बहुत सारे पेड़ों की पूजा कर रहे हो, आप बहुत सारे वाटर बॉडीज, जल निकायों को पूज रहे हो, किसी झील की पूजा कर रहे हो, किसी नदी की पूजा कर रहे हो, किसी पहाड़ की पूजा कर रहे हो, किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो, तो ये सब कुछ है क्या, इकोसिस्टम के तो हिस्से है बच्चा। आप किसी पक्षी को पूज रहे हो, ठीक है, यहां तक आ गए। अब आज की क्लास का हम एक बार क्या कर लेते हैं, फिर से 10 मिनट है अभी हमारे पास आज, और मैं आपको शॉर्ट नोट बना के दिखाता हूं बच्चा, ठीक है। और ये कंप्लीट पीडीएफ रहने दो आपके पास, समझो। कंप्लीट पीडीएफ का मतलब क्या है, आपके पास जितना दिस इज योर कॉपी का पेज, आपको इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना है आज की क्लास का। शॉर्ट नोट्स का मतलब पहली बात तो शब्द का आकार छोटा रखेंगे, बड़े बड़े शब्द नहीं लिखने, ओके। डेली बेसिस पे क्लास नोट्स बनाते रहना। पहली बात, शुरुआत आज हमने कहां से की बच्चा, पारितंत्र से शुरुआत करी, पारी ने पढ़ा। तो इकोसिस्टम के सामने जो इसकी परिभाषा थी, परिभाषा क्या थी, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, जीव है, पर्यावरण है, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने आपको। तो ये जीव इसको, ये जीव इसको, ओके, ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको कैसे जो प्रभावित कर रहा है, इन अंतर संबंधों का अध्ययन है, अंतर संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। दूसरा, इकोसिस्टम के फिर बाद हमने क्या देखा था बच्चा, इकोसिस्टम के घटक देखे थे, घटक। इकोसिस्टम के घटक में हमने दो तरह के घटक देखे बच्चा, एक अजैव घटक, दूसरा हमने देखा जैव घटक। अजैव घटक के अंदर हमने क्या क्या देखा बताओ, अजैव घटक के अंदर हमने क्या क्या देखा था, सूर्य, प्रकाश, या आप ऊर्जा बोल लो, ठीक है, वर्षा याद है क्या आपको, उसके बाद तापमान देखा था हमने, देखा था, ये तो सारे पॉइंट आ रहे थे। टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज थी, आपने अक्षांश देखा, आपने तुंगता को देखा, आपने अध्यय स्तर को देखा, आपने वायुमंडल को देखा। इसके बारे में अगर आपको एक एक कुछ भी कीवर्ड लिखना हो तो इसके सामने लिख लेना। यहाँ जैव घटक आपने लिखे, जैव घटक के बारे में आपने क्या क्या देखा था, जैव घटक के अंदर आपने जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स के अंदर आपने किस प्रकार के देखे थे, उत्पादक देखे थे, और आपने उपभोक्ता देखे। उत्पादकों में भी फिर हमने क्या देखे थे, उत्पादक दो तरह के उत्पादक है, एक जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और एक जो रासायनिक संश्लेषण कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक संश्लेषण, तो रासायनिक संश्लेषण वाले आइडिया आपको क्लियर हो गया था। प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा ले रहे हैं, अब कौन थे इसमें, उत्पादक है। उत्पादकों में भी कौन कौन थे बच्चा, हरे पेड़ पौधे, ये थे, पौधों को रखा था हमने इसके अंदर, हमने कुछ बैक्टीरिया रखे हैं, कुछ जीवाणु रखे हैं, ओके। उसके साथ साथ हमने क्या रखा बच्चा, शैवाल को हमने इसको रखा, शैवाल को रखा था हमने, रखा था या नहीं था। उसके बाद उपभोक्ता हमारे कौन से थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ओके, वही तृतीयक उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता, और आपका सर्वाहारी। ये सब तो क्या थे आपके, ये सब आपके वृहद वाले थे, मैक्रो कंज्यूमर थे। उसके बाद हमारे क्या थे बच्चा, माइक्रो कंज्यूमर भी थे, सूक्ष्म जीव थे, जो किसको करे थे, मृत जैव पदार्थों पर सर्वाइव कर रहे थे। अब वो बीच बीच में जो मैंने आपको कहानी सुनाई बैक्टीरिया की, वायरस की, अगर आपको लगता है कि वो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है, सर जी बायोलॉजी जैसी लग रही है इकोलॉजी, तो जहां बायोलॉजी जैसा होगा तो वैसे ही पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊं फिर बताओ। वहां बायोलॉजी जैसी होगी बच्चा, बायोलॉजी जैसी पढ़नी पड़ेगी कुछ कुछ, जहां ये करंट अफेयर जैसी होगी वहां इसको करंट अफेयर के जैसे पढ़ेंगे कुछ कुछ, जहां ये अंतरराष्ट्रीय संबंध के जैसी लगेगी वहां इसको अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जैसे पढ़ेंगे, ये तो ऐसे चलेंगे। उसके बाद पारितंत्र की
दोबारा कौन कौन सी आपको सेवाएं दी जा रही है लिख दो यहाँ पे। ये सर्विस दे रहे थे। अभी तो कल की क्लास है, कल की क्लास में अब देखेंगे, कल की क्लास का इकोटोन होगा, कल की क्लास में नीश होगा, कल की क्लास में हैबिटेट होगा, और बहुत कुछ होगा, कल कर लेंगे हम। हो गया, ऐसे बनाने हैं आपको। सर नोट्स खुद बनाओ, खुद बनाओ, नोट्स इज योर, नोट्स खुद का होता है, नोट्स खुद से बनाओ भैया, खुद से। एक साल तकलीफ का होता है, पहला एक साल तकलीफ का होता है, बार बार थोड़ी ना बनाने पड़ेंगे बच्चा। बोलिए, समझ में आया? करंट अफेयर को ऐड कर लेंगे। आपको नींद आ रही है तो सो जाओ भाई। एसी का मैं रिमोट दबा दूं, ठंडा पानी तुझे पिला दूं। थोड़ा सा मजाकिया मेरा अंदाज है, लेकिन मैं